नमस्कार दोस्तों, यूनिक स्टोरी टेलर पर आपका स्वागत है। यहाँ विभिन्न प्रकार की कहानी मिलता है। इस कहानी के सारे पत्र लेखक की कल्पना मात्र है। एजमी 18 जोड़ कंटेंट हो सकता है। ये कहानी केवल वॉइस के लिए है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करे। चले ऐप कहानी पर चले। लूजर इंजीनियर टू ग्रेट बिजनेसमैन, अध्याय 121, निकट आना। पब फ्यूचर विज्ञापन। 16 अक्टूबर 2025। जहां सोलाराटेक अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था, वहीं सिमको सोलर भी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त था। कंपनी ने विशाल चीनी बाजार में अपना तेज व्यापार जारी रखा और साथ ही अपने सौर पैनलों का वैश्विक निर्यात भी किया। लगातार बढ़ती मांग को पूरा करते हुए सिमको सोलर ने अपनी गति बनाए रखी और यह सुनिश्चित किया कि उसके उत्पाद हर उस कोने तक पहुंचे जहां सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सके। उनके संचालन केंद्र के केंद्र में स्क्रीन पर वास्तविक समय के बिक्री आंकड़े, लॉजिस्टिक अपडेट और बाजार के रुझान दिखाई दे रहे थे। टीमें रणनीतिक बैठकों में जुटी हुई थीं और दक्षता बढ़ाने और नए बाजारों में प्रवेश करने के तरीकों पर चर्चा कर रही थीं। लेकिन वे, जो अपने कार्यालय में व्यस्त थे, पहले से ही अपनी स्थिति की वास्तविकता को देख रहे थे। उनकी पिछली तिमाही की बिक्री रिपोर्ट साल की शुरुआत में लगाए गए अनुमानों के अनुरूप नहीं थी। उनके सामने स्क्रीन पर दिखाई देने वाले आंकड़े एक स्पष्ट तस्वीर पेश कर रहे थे। जोरदार गतिविधि और विकास के बाहरी आभास के बावजूद सिमको सोलर अपने राजस्व लक्ष्यों में एक महत्वपूर्ण कमी का सामना कर रहा था। अपनी हताशा का एक दुर्लभ प्रदर्शन करते हुए वह अपने बालों में उंगलियां फिरा रहा था। उसे पता था कि अगले साल बिक्री और भी कम होने वाली है, क्योंकि सोलाराटेक का प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। उन्हें उस कंपनी के बारे में कुछ करना होगा। ग्राहक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध सोलर पैनल की बजाय उच्च दक्षता वाले सोलर पैनल को ज्यादा पसंद करेंगे, और यही बात सोलाराटेक की उत्पाद श्रृंखला की खासियत है। एरियन रजवत द्वारा पेश की गई नवोन्मेषी तकनीक बाजार की प्राथमिकताओं को तेजी से बदल रही है, और सिमको सोलर के पारंपरिक मॉडल, हालांकि विश्वसनीय हैं, धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। वे के विचारों में दरवाजे पर दस्तक की आवाज से खलल पड़ा। ली हुआ अंदर आए। उसके हाव भाव से उनकी परेशानी की गंभीरता झलक रही थी। श्री वे, हमारी अनुसंधान एवं विकास टीम ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट भेज दी है। वे धीमी गति से प्रगति कर रहे हैं। वे अभी भी सोलाराटेक द्वारा उच्च दक्षता वाले सौर पैनल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली निर्माण तकनीकों या प्रौद्योगिकी को समझ नहीं पाए हैं। उनकी दक्षता की बराबरी करने या उससे आगे निकलने के लिए ऐसा लगता है कि हमें एक दीर्घकालिक विकास चक्र की आवश्यकता है, जिसमें संभवतः हमें कई वर्ष लग सकते हैं। वे की भौहें और भी सिकुड़ गईं। इस खबर ने उनकी चिंताएं और बढ़ा दी। सालों, हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है, ली हुआ। हम जितना पीछे रह जाएंगे, सोलाराटेक उतना ही ज्यादा बाजार हिस्सा हथियाता जाएगा, जिसे बनाने के लिए हमने कड़ी मेहनत की है। ली हुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझता हूं, श्रीमान वे। अनुसंधान एवं विकास टीम सभी संभावित शॉर्टकट विकल्पों पर विचार कर रही है, जिनमें अनुसंधान संस्थानों के साथ संभावित साझेदारियां और आशाजनक तकनीकों वाली छोटी कंपनियों का अधिग्रहण शामिल है। हालांकि इनमें से प्रत्येक विकल्प के अपने जोखिम और लागतें हैं। वे आगे की ओर झुक गया और अपनी कोहनियां मेज पर टिका ली। सर, मुझे भी सोलाराटेक से एक ईमेल मिला है, शायद आपको उसे पढ़ना चाहिए, ली हुआ ने कहा। पब फ्यूचर विज्ञापन। संकोचपूर्वक उल्लेख किया गया। वे ने उत्सुकता से उसे ईमेल अपने कंप्यूटर पर फॉरवर्ड करने का इशारा किया। कुछ ही पल बाद ईमेल उसकी स्क्रीन पर आ गया और उसकी विषय वस्तु ने तुरंत उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। स्रोत, एरियन रेयस, सीईओ, सोलाराटेक। प्रतीक, वे, सीईओ, सिमको सोलर। विषय, हमारे कानूनी विवाद के संबंध में। प्रिय श्री वे, मुझे उम्मीद है कि यह संदेश आपको अच्छा लगेगा। मैं हमारी कंपनियों के बीच चल रहे कानूनी विवाद के बारे में बात करने के लिए लिख रहा हूं, जो सोलाराटेक द्वारा हासिल किए गए सबूतों से संबंधित है, जो सिमको सोलर को अनैतिक व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल बताते हैं। हम समझते हैं कि सिमको सोलर ने इस साक्ष्य को प्राप्त करने की वैधता को लेकर चिंताएं जताई हैं। हालांकि हम इन चिंताओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि साक्ष्य का सार अपरिवर्तित है और सिमको सोलर को ऐसी गतिविधियों में शामिल करता है जो नैतिक रूप से संदिग्ध है। सोलाराटेक पूरी ईमानदारी से कारोबार करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने प्रतिस्पर्धियों से भी यही अपेक्षा रखता है। इसलिए हम खुद को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां हमें इस मामले में चुप रहने के व्यापक परिणामों पर विचार करना होगा। इस साक्ष्य के अधिग्रहण के तरीकों के कारण अदालत में इसकी संभावित अस्वीकार्यता को देखते हुए हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सोलाराटेक विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस मामले को जनता के ध्यान में लाने के लिए तैयार है। आज के डिजिटल युग में जनमत की अदालत अक्सर ऐसे फैसले सुना सकती है जो कानूनी अदालतों में दिए गए फैसलों जितने ही प्रभावशाली होते हैं।
हमारा मानना है कि इन चिंताओं का सीधे और पारदर्शी तरीके से समाधान करना सभी संबंधित पक्षों, खासकर आपके हितधारकों के सर्वोत्तम हित में है। सोलाराटेक इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने की आशा करता है और सिमको सोलर से अपने कार्यों और निर्णयों के व्यापक प्रभावों पर विचार करने का आग्रह करता है। हम आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस विवाद के शीघ्र समाधान की आशा करते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। साभार एरियन रेयस, सीईओ सोलाराटेक। अरे, वेई ने अपनी कंपनी की हालत समझते हुए गाली दी। उसने यह नहीं सोचा था कि सोलाराटेक ऐसा कर सकता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि तीसरी दुनिया के किसी देश की कंपनी इतनी साहसिक रणनीति अपनाने की हिम्मत करेगी। सोलाराटेक के प्रस्तावित तरीके के नतीजों ने उसे एक ही झटके में झकझोर दिया। सार्वजनिक रूप से, खासकर सोशल मीडिया पर, खुलासा सिमको सोलर की प्रतिष्ठा को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। सिर्फ यह आरोप कि उन्होंने किसी प्रतिस्पर्धी को कमजोर करने के लिए अनैतिक व्यवहार किया है, उनके ग्राहक आधार को अलग थलग कर सकता है और संभावित साझेदारियों को रोक सकता है। वे पीछे हट गया, हालात का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। रणनीतिक परिदृश्य उसके पैरों तले हिल रहा था और उसे जल्दी से खुद को ढालना जरूरी था। ली हुआ, वरिष्ठ प्रबंधन टीम को इकट्ठा करो। हमें तुरंत अपनी प्रतिक्रिया रणनीति पर चर्चा करनी होगी। अब ये सिर्फ कानूनी लड़ाई का मामला नहीं है, ये जनता की अदालत में हमारे अस्तित्व का सवाल है। ली हुआ ने वेई की आवाज में तात्कालिकता भांपते हुए सिर हिलाया। मैं अभी इसका इंतजाम कर दूंगा, मिस्टर वेई। जैसे ही ली हुआ कमरे से बाहर निकला, वेई के दिमाग में संभावित जवाबी उपायों के बारे में विचार आने लगे। सोलाराटेक द्वारा विवाद को सार्वजनिक करने की धमकी को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने इस मुद्दे को पहले ही सार्वजनिक करने के विचार पर विचार किया। संभवतः इसे एक गलतफहमी के रूप में प्रस्तुत किया जाए या सिमको सोलर की नैतिक प्रथाओं और नवाचार के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया जाए। फिर भी वह जानते थे कि आगे की क्षति से बचने के लिए किसी भी प्रतिक्रिया की सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता होगी। वेई ने सोलाराटेक से निजी तौर पर बातचीत करने की संभावना पर भी विचार किया, ताकि इस मुद्दे को और बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि एरियन रजवत के ईमेल के लहजे से बातचीत आसान होने की उम्मीद नहीं थी। सोलाराटेक का पलड़ा भारी था और वेई को ये बात पता थी। लगता है जैसे मुझे किसी कोने में धकेल दिया गया हो, वेई ने चमकती स्क्रीन को घूरते हुए मन ही मन बुदबुदाया। क्या सोलाराटेक यही चाहता है, किसी बात पर बातचीत करना? वेई के दिमाग में एक और क्रांतिकारी उपाय सूझा। क्या हो अगर हम सोलाराटेक को आसानी से खरीद लें? उसने जोर से सोचा। यह विचार साहसिक तो था, लेकिन पूरी तरह से असंभव भी नहीं था। उनकी निवल संपत्ति सिमको सोलर की परिसंपत्तियों के साथ मिलकर सोलाराटेक के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव बना सकती है, जो एक ऐसी कंपनी है जो नवोन्मेषी और विकासशील होने के बावजूद एक सुव्यवस्थित अधिग्रहण प्रस्ताव के प्रति संवेदनशील हो सकती है। सोलाराटेक के अधिग्रहण की अवधारणा एक साथ कई समस्याओं का समाधान करेगी। यह एक दुर्जेय प्रतियोगी को खत्म कर देगा, अत्याधुनिक तकनीक को सीधे सिमको सोलर की उत्पाद श्रृंखला में एकीकृत कर देगा और संभवतः जनसंपर्क की एक आपदा को उद्योग की बेहतरी के लिए रणनीतिक एकीकरण की कहानी में बदल देगा। हालांकि वे जानते थे कि ऐसा कदम बिना चुनौतियों के नहीं होगा। वित्तीय पहलू, नियामक बाधाओं की संभावना और सोलाराटेक के नेतृत्व की प्रतिक्रिया पर विचार करना जरूरी था। एरियन RAJWAT एक सिद्धांतवादी और मजबूत प्रतिद्वंद्वी साबित हुए थे। हो सकता है कि वह बेचने को तैयार न हो, खासकर ऐसे प्रतिद्वंद्वी को जिसके साथ उनका कानूनी विवाद चल रहा हो। यह मदद नहीं हो सकती, यह मेरा प्रस्ताव होगा। 25 अक्टूबर 2025 PAC एक्सचेंज टावर में। एरियन, हमारा पट्टा दिसंबर 2025 के अंत तक समाप्त हो रहा है, जूलियट ने शुरू किया। उसकी आवाज में तत्परता थी, क्योंकि वह नीचे BGC की हलचल भरी सड़कों को देखने वाले चिकने कांच की दीवारों वाले कार्यालय में एरियन रजवत के सामने खड़ी थी। एरियन ने अपने डेस्क से ऊपर देखा, जहां कई स्क्रीन पर सोलाराटेक के परिचालन के वास्तविक समय के विश्लेषण और अनुमान प्रदर्शित किए जा रहे थे। पहले ही उसने जूलियट से ज्यादा खुद से ही धीरे से कहा, मुझे लगता है कि यही सही समय है कि हम अपना ऑफिस बनाएं, तुम्हें नहीं लगता? एरियन ने जूलियट की प्रतिक्रिया देखने के लिए अपने कंधे पर नजर डाली। एरियन के सुझाव को समझते हुए जूलियट ने सोच समझकर सिर हिलाया। अपना खुद का मुख्यालय बनाना वाकई हमारी वृद्धि और नवाचार व स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक हो सकता है। साथ ही अपनी सुविधा का स्वामित्व दीर्घकालिक लागत बचत और स्थिरता प्रदान कर सकता है। एरियन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और सोचने लगा। तो फिर बात तय हो गई। चलिए इस विचार पर आगे बढ़ते हैं। 25 अक्टूबर 2025 PAC एक्सचेंज टावर में। एरियन, हमारा पट्टा दिसंबर 2025 के अंत तक समाप्त हो रहा है, जूलियट ने शुरू किया। उसकी आवाज में तत्परता थी, क्योंकि वह नीचे BGC की हलचल भरी सड़कों को देखने वाले चिकने कांच की दीवारों वाले कार्यालय में एरियन रजवत के सामने खड़ी थी। पहले ही उसने
मेरे दिमाग में पहले से ही एक डिजाइन है और मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम चीन के इस आर्किटेक्ट से संपर्क करें। चीन से आए वास्तुकार, जूलियट ने दोहराया। लगता है इसका डिजाइन किसी चीनी वास्तुकार ने बनाया था। यह एक प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टि थी और मुझे इमारत का डिजाइन बहुत पसंद आया। एरियन ने जूलियट को आगे चलने का इशारा किया ताकि वह उसे इमारत की तस्वीर दिखा सके। जूलियट कंप्यूटर स्क्रीन को बेहतर ढंग से देखने के लिए एरियन की मेज पर झुक गई, जहां एक भविष्य की गगनचुंबी इमारत की छवि सबसे ज्यादा दिखाई दे रही थी। इमारत ऊंची और विशिष्ट आकार की थी, जो एक शिखर की याद दिलाती थी जो आकाश की ओर बढ़ते हुए पतला होता जाता था। यह एक ऊर्ध्वाधर संरचना है, मुख्यतः स्टील और कांच से बनी, एरियन ने तथ्यात्मक रूप से समझाया। देखिए कैसे क्रॉस ब्रेसिंग हीरो का एक जाल बनाती है। ये हवा के झोंकों और भूकंपों के विरुद्ध संरचनात्मक अखंडता के लिए है। एरियन ने बताया कि टावर का कांच का अग्रभाग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, ये कार्यात्मक भी था, क्योंकि इसमें ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए सौर संवेदनशील पैनल लगे थे। नीचे की ओर इमारत फैली हुई थी, जिससे पर्याप्त जगह मिलती थी जहां खुदरा दुकानों से लेकर सम्मेलनों तक कई तरह की सुविधाएं रखी जा सकती थीं। जूलियट ने चौड़े आधार की व्यावहारिकता पर ध्यान दिया तथा बताया कि इससे प्रवेश और निकास आसान होगा, जो कि कर्मचारियों और आगंतुकों के दैनिक आवागमन के लिए एक विचारशील संकेत था। एरियन ने सिर हिलाया और ऊपर बीच में आप सीढ़ीदार बगीचे देख सकते हैं। ये सिर्फ दृश्य राहत से कहीं ज्यादा है। ये हवा की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे और कर्मचारियों को आराम करने के लिए सामुदायिक स्थान प्रदान करेंगे। तस्वीर में कई मंजिलों पर हरे भरे स्थान दिखाए गए थे, जो व्यावसायिक स्वरूप को प्राकृतिक दृश्यों से अलग कर रहे थे। जूलियट ने ऐसी विशेषताओं को शामिल करने की सराहना की और कर्मचारियों की भलाई और पर्यावरणीय स्थिरता में उनके योगदान को मान्यता दी। चर्चा करते हुए एरियन ने टावर के शिखर की ओर इशारा किया, जहां से एक खुली हवा दिखाई दे रही थी। ऊपर एक खुली जगह बनने की संभावना है, एक स्काई पार्क या लाउंज, जहां से पूरे शहर का नजारा दिखाई देता हो। जूलियट ने चिकनी रेखाओं और व्यवहारिक लेकिन अग्रगामी सोच वाले डिजाइन तत्वों को ध्यान में रखते हुए सहमति व्यक्त की कि यह सोलारटेक के ब्रांड के अनुकूल है, उच्च दक्षता, नवाचार और पर्यावरणीय चेतना का मिश्रण। कार्यात्मक रूप से प्रभावशाली, जूलियट ने संक्षेप में कहा। वास्तुकार का नाम क्या है? ब्रान चाओ, एरियन ने जवाब दिया। वो शंघाई, चीन में रहते हैं। उनका संपर्क विवरण यहाँ है और मैं चाहता हूं कि आप संभावित सहयोग के लिए उनसे संपर्क करें। जूलियट ने सिर हिलाया और नाम लिख लिया। समझ गया, मैं मिस्टर चाओ से संपर्क करूंगी और इस विचार को हकीकत में बदलने में उनकी रुचि का आकलन करूंगी। क्या हमारे मन में कोई संभावित जगह है? चून की गगनचुंबी इमारत बीजीसी के केंद्र में डिजाइन की गई है, इसलिए हम इसे बीजीसी के केंद्र में ही बनवाएंगे। समस्या यह है कि जमीन महंगी पड़ेगी, एरियन ने वित्तीय प्रभावों पर विचार करते हुए थोड़ा रुककर कहा। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के व्यवसायों की ओर से प्रमुख कार्यालय स्थान की बढ़ती मांग के कारण पिछले कुछ वर्षों में बीजीसी में जमीन के एक भूखंड की कीमत आसमान छू गई है। यह जिला प्रगति और विकास का प्रतीक बन गया है और प्रतिष्ठित पते की तलाश करने वाले निगमों का केंद्र बन गया है। एरियन ने आगे कहा, क्षेत्र की व्यापक विकास योजना, जो स्थिरता और आधुनिक बुनियादी ढांचे पर जोर देती है, ने तकनीकी कंपनियों और स्टार्टअप्स की एक लहर को आकर्षित किया है, जिससे कीमतें और बढ़ गई हैं। जगह के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। जूलियट चुनौतियों को समझती थी। यह एक ऐसे स्थान पर होने की कीमत है जो दुनिया को ये संकेत देता है कि हम उद्योग में सबसे आगे हैं। एक उच्च तकनीक और वित्तीय क्षेत्र के रूप में बीजीसी की प्रतिष्ठा, इसकी सुलभता और यहां मिलने वाली जीवन की गुणवत्ता इसे एक रणनीतिक विकल्प बनाती है। एरियन ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, बात सिर्फ इमारत की नहीं है, बात है खुद को ऐसे परिदृश्य में स्थापित करने की जो हमारी कॉर्पोरेट पहचान के साथ मेल खाता हो। बीजीसी में होने से हम नवाचार के केंद्र में हैं। वह निर्णायक भाव से जूलियट की ओर मुड़ा। जमीन अधिग्रहण की पूछताछ शुरू करो। हमें सर्वोत्तम संभव शर्तों पर बातचीत करनी होगी, लेकिन मैं निवेश करने के लिए तैयार हूं। जूलियट ने अपने टैबलेट पर एक नोट लिखने में कुछ समय लगाया। मैं प्रारंभिक बातचीत शुरू करूंगी और बाजार की स्थिति का जायजा लूंगी। हमें एक ऐसा सौदा पक्का करने के लिए एक मजबूत रणनीति की जरूरत होगी जिससे हमारी वित्तीय सेहत पर कोई असर न पड़े। कंपनी की आर्थिक हालत की चिंता मत करो, एरियन ने कहा। मेरे पास बहुत सारा पैसा है जो मैं इस गगनचुंबी इमारत को हमारी कंपनी का भविष्य का घर बनाने के लिए खर्च करने को तैयार हूं। जूलियट ने सिर हिलाया, लेकिन उसके जाने से पहले ही टैबलेट पर नोटिफिकेशन आ गया। सिनको सोलर से फिर एक ईमेल आया था। सर, मुझे अभी सिनको सोलर से एक ईमेल मिला है, मैंने उसे खोला नहीं है, जूलियट ने बताया।
इसे जोर से पढ़ो, एरियन ने निर्देश दिया। उसकी जिज्ञासा उसकी निगाहों की अचानक तीव्रता से स्पष्ट थी। जूलियट ने अपने टैबलेट पर टैप किया और नए ईमेल की सामग्री सामने आ गई। उसने जोर से पढ़ने से पहले गला साफ किया। स्रोत वे सीईओ सिमको सोलर, एरियन रेयस सीईओ सोलाराटेक। विषय समाधान का प्रस्ताव। प्रिय श्री रेयस, मुझे विश्वास है कि यह संदेश आपको स्वस्थ पाएगा। हमारे हालिया पत्राचार के बाद मैंने सोलाराटेक की स्थिति और हमारी कंपनियों पर इसके प्रभावों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के लिए समय निकाला है। मैं आपको हमारे मौजूदा विवाद के संभावित समाधान पर चर्चा करने और मिलने का निमंत्रण देना चाहता हूं। मेरा मानना है कि कोई ऐसा पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान निकल सकता है जो आगे की सार्वजनिक जांच से बच सके और हमारे दोनों के हितों की पूर्ति कर सके। मेरा प्रस्ताव है कि हम किसी तटस्थ स्थान पर मिलकर समझौते के रास्ते तलाशें और इस मामले को पीछे छोड़ने के अवसर की प्रतीक्षा करें। कृपया अपनी उपलब्धता के बारे में सूचित करें। ईमानदारी से, वी सीईओ सिमको सोलर। जूलियट के पढ़ते ही कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। एरियन के चेहरे पर निमंत्रण के बारे में सोचते हुए भाव स्पष्ट नहीं थे। मुलाकात की संभावना से पता चलता था कि सिमको सोलर संभावित सार्वजनिक खुलासे के दबाव को महसूस कर रहा था और कोई रास्ता तलाश रहा था। एरियन ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। एक मीटिंग है ना? लगता है मिस्टर वेई इस मामले को और आगे बढ़ाने से पहले शर्तों पर बात करना चाहते हैं। जूलियट, एक जवाब तैयार करो। उन्हें बताओ कि हम मीटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। हम इसे अगले हफ्ते बीजीसी में आयोजित करेंगे। मैं चाहता हूं कि जब वे हमारे मौजूदा मुख्यालय में आएं, तो उन्हें पता चले कि उन्हें किससे जूझना पड़ रहा है। जूलियट ने सिर हिलाया, मन ही मन जवाब सोच रही थी। मैं बता दूंगी कि बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं और हम कोई साझा रास्ता ढूंढने के लिए उत्सुक हैं। सोलाराटेक के सीईओ एरियन रजवतभान सिकोड़े बैठे हाल ही में मिले एक पत्र को ध्यान से पढ़ रहे थे। ये सिमको सोलर के प्रमुख वेई का पत्र था, एक ऐसा पत्र जो उनके बीच चल रहे विवाद में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। प्रिय श्री रेयस, मैं अपनी वर्तमान चिंताओं पर चर्चा करने के आपके निमंत्रण के जवाब में यह पत्र लिख रहा हूं। सिमको सोलर में हम इस मुलाकात के अवसर की सराहना करते हैं और आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। एक सौहार्दपूर्ण समाधान खोजना वास्तव में हमारे आपसी हित में है। इस प्रकार मैं व्यक्तिगत रूप से 10 नवंबर 2025 को आपके बीजीसी मुख्यालय में बैठक में भाग लूंगा। मुझे उम्मीद है कि आमने सामने बैठक करके हम एक दूसरे की स्थिति को पूरी तरह से समझ पाएंगे और एक ऐसे समाधान की दिशा में काम कर पाएंगे जो सोलाराटेक और सिमको सोलर दोनों के लिए फायदेमंद हो। मैं हमारी बातचीत की प्रतीक्षा कर रहा हूं और हम जो परिणाम प्राप्त कर सकते हैं उसके प्रति आशावादी हूं। ईमानदारी से, वी सीईओ सिमको सोलर। एरियन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसके हाथों में चिट्ठी धीरे धीरे सरसरा रही थी। मुलाकात की मंजूरी वेई की ओर से एक सतर्क लेकिन निर्णायक कदम था और एरियन इस आगामी बातचीत के महत्व को समझता था। अब समाधान ज्यादा ठोस लग रहा था, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अभी भी जटिल था। उन्होंने हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, एरियन ने जूलियट से कहा, जो उसके सामने खड़ी थी। यह उनके लिए एक अच्छा कदम है। मुझे आश्चर्य है कि यह विवाद कैसे सुलझेगा। यह एक चमत्कार है कि इतने हफ्तों बाद भी यह घटना जनता के ध्यान में नहीं आई। हमें पता है कि किन बातों को गुप्त रखना जरूरी है। एरियन ने मेज पर हाथ जोड़े जूलियट की तरफ देखा। वे मिलने के लिए राजी हो गए हैं, जिससे हमें बिना किसी और तमाशे के इस मामले को सुलझाने का मौका मिल गया है। हमें इसे गुप्त रखना होगा, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कि यह मामला मीडिया में उछले। अभी तक तो ये शांत रहा है, लेकिन अगर कोई भी पक्ष गलत कदम उठाता है तो स्थिति जल्दी बदल सकती है। लोग सोचेंगे कि सिमको सोलर के सीईओ सोलाराटेक के सीईओ से क्यों मिलते हैं। एरियन खड़ा था, उसकी छवि विशाल शहर के दृश्य के सामने थी। हम बैठक की योजना अंतिम विवरण तक बनाएंगे, और यदि कोई प्रश्न उठता है तो हम कहेंगे कि यह एक नियमित उद्योग चर्चा है, इससे अधिक कुछ नहीं। जूलियट, जो हमेशा बारीकियों पर ध्यान देती थी, पहले से ही इस पर विचार कर रही थी। हमें मीटिंग के लिए एक कवर स्टोरी चाहिए। भविष्य के सहयोग या उद्योग के रुझानों पर चर्चा काम आ सकती है। कुछ ऐसा जो हानिरहित हो। खिड़की से मुड़ते हुए उसने सिर हिलाया। हाँ, यही हमारा आधिकारिक रुख होगा। हालांकि अंदरूनी तौर पर हम बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। मैं उनकी वित्तीय स्थिति, बाजार की स्थिति और ऐसी किसी भी चीज का व्यापक विश्लेषण चाहता हूं जिससे हमें बढ़त मिल सके। ये तुम्हें मिलेगा, जूलियट ने आश्वासन दिया। एरियन फिर से बैठ गया, उसकी आंखें रणनीतिक योजना बनाने में सिकुड़ गईं। हमारे मैदान में आने की उनकी इच्छा से हम बढ़त पर हैं।
आइए हम इसे बनाए रखें। मैं टीम को जानकारी दूंगी, जूलियट ने पुष्टि की और ऐसे संवेदनशील मामलों के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए तैयार हो गई। और जूलियट, एरियन ने दरवाजे पर पहुंचते ही आवाज लगाई, सुनिश्चित करें कि हमारी कानूनी टीम तैयार है। ये बैठक कैसी चलती है, इसके आधार पर हमें किसी समझौते का मसौदा तैयार करने या जवाबी हमले की तैयारी के लिए उनकी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल मिस्टर रेयस, सब ठीक हो जाएगा, उसने बिना रुके कहा। आखिरी बार सिर हिलाकर वो बाहर निकल गई, अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया और एरियन को अकेला छोड़ दिया। एरियन अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और फिर अपना फोन उठाकर ब्रिजेट को फोन किया। ब्रिजेट को फोन उठाने में ज्यादा देर नहीं लगी। एरियन, तुमने मुझसे आखिरी बार बात किए हुए बहुत समय हो गया है। मुझे तुम्हारी याद आती है, ब्रिजेट ने कहा। वाह, एरियन ने धीरे से कहा। शायद ये पहली बार था जब एरियन ने ब्रिजेट को काम के दौरान किसी निजी बातचीत की शुरुआत करते सुना था। उसने अपना गला साफ किया, उसकी स्पष्टवादिता से क्षण भर के लिए वह अचंभित हुआ, लेकिन जल्द ही अपने पेशेवर व्यवहार में वापस आ गया। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है, एरियन ने धीरे से कहा। तुम नवंबर में फिलीपींस वापस आ रहे हो ना? ठीक है, ब्रिजेट ने पुष्टि की। तो मामला क्या है? खैर, सिनको सोलह के श्री वेई ने 10 नवंबर को हमारे बीजीसी मुख्यालय में एक बैठक के हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, एरियन ने बताया। ये हमारे चल रहे विवाद को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुनकर अच्छा लगा। यह मीटिंग ठीक कब है? ब्रिजेट ने पूछा। 10 नवंबर। मैं उससे पहले भी आ सकती हूँ। मैं अपने कार्यक्रम को उसी के अनुसार समायोजित कर लूंगी। यह जरूरी है कि इस बैठक से पहले हम सब एकमत हों, ब्रिजेट ने जवाब दिया। उसका लहजा अब ज्यादा व्यावसायिक अंदाज में बदल गया। ये सुनकर तसल्ली हुई। जब वह दिन आएगा तो मुझे आपका साथ पाकर खुशी होगी। आपकी अंतर्दृष्टि अमूल्य होगी। जरूर, मैं हमारी मौजूदा रणनीति और बातचीत के दौरान हमारी मदद कर सकने वाले सभी जरूरी आंकड़ों की समीक्षा जरूर करूंगी। क्या कोई खास बात है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं ध्यान केंद्रित करूं? ब्रिजेट ने तैयारी के मूड में आते हुए पूछा। मुख्यतः उनकी कमजोरियां और कोई भी लाभ जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। साथ ही मैं चाहूंगा कि आप बाजार में उनके द्वारा हाल ही में उठाए गए किसी भी कदम पर गौर करें जिससे हमें उनकी रणनीति के बारे में जानकारी मिल सके। समझ गया, मैं सब कुछ इकट्ठा कर दूंगी और मीटिंग से पहले आपके लिए एक ब्रीफिंग तैयार कर दूंगी। लगता है ये हमारे लिए एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। हमें समझदारी से काम लेना होगा, ब्रिजेट ने कहा। एरियन ने सिर हिलाया, हालांकि वह उसे देख नहीं पाई। ठीक है, अब मैं फोन रखता हूँ। अलविदा, मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे भी तुम्हारी याद आती है, एरियन। अलविदा, ब्रिजेट ने कॉल समाप्त करते हुए कहा। 10 नवंबर 2025। पीएससी टावर पहुंचते ही चिकने काले रंग के वाहनों का एक काफिला बोनिफेसियो ग्लोबल सिटी के चहल पहल भरे केंद्र से गुजरा। सुबह की धूप उनकी चमकदार सतहों पर पड़ रही थी जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे। मुख्य वाहन के अंदर सिनको सोलर के सीईओ वेई अपनी प्रस्तुति के अंतिम क्षणों के विवरणों और उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे जिन पर वे बातचीत करने की योजना बना रहे थे। उसकी उंगलियां चमड़े के बाइंडर पर लयबद्ध ढंग से थिरक रही थीं, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज और विश्लेषण थे। अपने शांत स्वभाव के बावजूद उसके अंदर एक उत्सुकता की भावना हिल रही थी। वेई के सहायक ली हुआ ने आगे झुककर उन्हें नवीनतम बाजार रुझान और वित्तीय रिपोर्ट वाला एक टैबलेट दिया। सब कुछ अपडेट है, सर, उसने उन्हें आश्वस्त किया। वेई ने एक संक्षिप्त सिर हिलाया, उसकी आंखें आखिरी बार डेटा पर नजर गड़ाए हुए थीं। वह पूरी तरह से तैयार रहने के महत्व को समझता था, खासकर जब संभावित रूप से विवादास्पद चर्चाओं में जाना हो। जैसे ही गाड़ी रुकी, वेई ने गहरी सांस ली और अपना सूट ठीक किया। उसने रियरव्यू मिरर में अपनी परछाई देखी और अपने अभ्यस्त हाथ से अपनी टाई ठीक की। कार से बाहर निकलते ही वेई की नजर पीएससी टावर के विशाल अग्रभाग पर पड़ी। उसने अपनी कफलिंग्स ठीक की, जो एक सूक्ष्म तैयारी का संकेत था। वह गाड़ी से बाहर निकला और सुबह की गर्म हवा में आ गया। ये बात है, मिस्टर रेयस। मिस्टर वेई आ चुके हैं और अभी लिफ्ट में हैं, जूलियट ने बताया, जिससे एरियन खड़ा हुआ और अपना सूट ठीक किया। उसने एक गहरी सांस ली और आगे आने वाली अहम मीटिंग के लिए खुद को संभाला। उसकी नजर कमरे में घूम रही थी, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक सार्थक बातचीत के लिए सब कुछ ठीक ठाक है। मेज पर फिलिपिनो व्यंजन सजाए गए थे जो मेहमानों का स्वागत स्थानीय आतिथ्य के स्वाद के साथ करेंगे। मेज पर फिलिपिनो स्नैक्स की एक विस्तृत श्रृंखला फैली हुई थी, जिसमें पुटो, उबले हुए चावल के केक, बिबिनका, नारियल चावल का केक और एनसायमाडा पनीर से सजी नाम मक्खनी पेस्ट्री शामिल थे।
वहाँ कुत्सिंटा चिपचिपे चावल के केक के कटोरे भी थे और इनके साथ कटे हुए और कलात्मक ढंग से सजाए गए पके आमों की एक थाली ने इस व्यवस्था में रंगों की एक जीवंत छटा जोड़ दी। एरियन ने बैठक में एक गर्मजोशी और स्वागतपूर्ण माहौल बनाने के लिए फिलिपिनो संस्कृति के इस स्पर्श पर जोर दिया था। उनका मानना था कि भोजन लोगों को एक साथ लाने, शुरुआती औपचारिकताओं को कम करने और एक ज्यादा सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत को आसान बनाने में मदद करता है। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुआ, उसकी नजरें नाश्ते की कतार पर टिक गईं, फिर एरियन पर टिक गईं। फिलिपिनो व्यंजनों को देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी प्रशंसा भरी मुस्कान आ गई, जो आतिथ्य के भाव का प्रतीक थी। श्रीमान वे, स्वागत है, एरियन ने फिर से अभिवादन किया और मेज की ओर इशारा किया। मुझे उम्मीद है कि काम शुरू करने से पहले आप हमारे स्थानीय नाश्ते का आनंद लेंगे। ये हमारे सम्मान और आतिथ्य का एक छोटा सा प्रतीक है। वे ने सिर हिलाकर आभार व्यक्त किया। शुक्रिया मिस्टर रेयस, यह एक विचारशील भाव है। ये पहली बार है जब मैं फिलिपिनो व्यंजन आजमा रहा हूँ। खैर, हम कुछ चीनी खाना भी ले सकते थे, लेकिन ये जानते हुए कि आपने अपने देश में इसका स्वाद चखा है, मुझे लगा कि आपको फिलीपींस का स्वाद चखाना एक अच्छा बदलाव होगा। एरियन ने माहौल को सहज और स्वागतपूर्ण बनाए रखने के लिए हल्के स्वर में कहा। कृपया बेझिझक अपनी पसंद की चीजें ले लीजिए। जैसे ही वेई ने पुटो का एक टुकड़ा चखा, उसके चेहरे पर एक सुखद आश्चर्य प्रकट हुआ। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, उसने टिप्पणी की, जिससे उनके बीच की बर्फ पिघल गई। एरियन ने सकारात्मक स्वागत से प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं। यह उन कई तरीकों में से एक है जिनसे हम अपने मेहमानों को फिलिपिनो आतिथ्य की गर्मजोशी दिखाना पसंद करते हैं। बर्फ पिघलने के बाद दोनों व्यक्ति बातचीत की मेज पर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और उनके चारों ओर बचे हुए नाश्ते का सामान बिखर गया। इस अनौपचारिक शुरुआत ने बैठक के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार कर दिया और दोनों पक्ष ज्यादा सहज दिखाई दिए। एरियन ने बातचीत शुरू की। अब हम दोनों जानते हैं कि आपकी कंपनी ने हमारे आईटी सिस्टम में सेंध लगाने के लिए एक गैरकानूनी काम किया है। वे कुछ कह पाते, इससे पहले ही एरियन ने अपनी बात जारी रखते हुए उन्हें रोक दिया। चलो, गोलमोल बातें मत करो, मासूम बनने का नाटक मत करो। हमारे पास सबूत हैं, जिनके जरिए तुमने दावा किया है कि तुमने अवैध रूप से पैसा हासिल किया है। फिर भी ये सबूत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खैर, आज का ध्यान दोषारोपण पर नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का एक रचनात्मक रास्ता खोजने पर है। तो क्या हम किसी तरह के समझौते की उम्मीद करते हैं? वे ने धीरे से उपहास किया और सिर हिलाया। नहीं, बल्कि मैं तुम्हें सबसे अच्छा प्रस्ताव दूंगा जिसे स्वीकार करने पर तुम्हें पछतावा नहीं होगा। वे ने अपनी उंगली हिलाए और ली हुआ आगे बढ़े और उन्हें एक फोल्डर थमा दिया जिसे वे ने एरियन की ओर बढ़ा दिया। उस फोल्डर में एक विस्तृत अनुबंध था जिसमें सिमको सोलर द्वारा सोलाराटेक के वर्तमान बाजार मूल्यांकन के आधार पर अधिग्रहण के प्रस्ताव का विवरण था। अप्रत्याशित घटनाक्रम से अचंभित एरियन ने अपने सामने रखी सामग्री को समझने के लिए एक क्षण रुका। एक अधिग्रहण? एरियन ने आश्चर्य व्यक्त किया। उसकी नजर दस्तावेज से उठकर वे की स्थिर नजर से मिली। वे पीछे झुक गए, उनके चेहरे पर एक शांत भाव था। जी हाँ मिस्टर रेयस, हमने इस पर काफी विचार किया है। सोलाराटेक की तकनीक और बाजार में उसकी स्थिति हमारे लिए बेहद मूल्यवान है और हमारा मानना है कि हमारी कंपनियों के एकीकरण से हम एक मजबूत और ज्यादा प्रतिस्पर्धी कंपनी बन सकते हैं। एरियन ने पन्ने पलटे। हर खंड और संख्या एक सुविचारित प्रस्ताव की ओर इशारा कर रही थी जो सोलाराटेक की योग्यता को दर्शाता था। ये प्रस्ताव उदार था, जिसमें न केवल वर्तमान मूल्य बल्कि विलय से उत्पन्न होने वाले संभावित विकास के तालमेल को भी दर्शाया गया था। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता हूँ, एरियन ने फोल्डर बंद करके मेज पर फेंकते हुए कहा। मुझे अपनी कंपनी किसी और कंपनी को बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ऐसा होता भी तो उल्टा होता। दूसरी तरफ वे की भौहें सिकुड़ गईं। उदाहरण के लिए, मैं आपकी कंपनी खरीदूंगा, एरियन ने कहा। ये सुनकर श्री वे जोर से हंस पड़े और उनकी आवाज सुसज्जित सम्मेलन कक्ष में हल्की सी गूंज उठी। श्री रेयस, पूरे सम्मान के साथ कहूं तो यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विचार है, उन्होंने अभी भी हंसते हुए कहा। सोलाराटेक की उन्नत तकनीक और बाजार में मौजूदगी के बावजूद आपको ये समझना होगा कि सिमको सोलर के संसाधन, बाजार में पहुंच और वित्तीय स्थिरता सोलाराटेक के वर्तमान संसाधनों से कहीं बेहतर है। एरियन वे की हंसी से बेपरवाह अपनी निगाहें स्थिर रखे रहा। महत्वाकांक्षी तो हूं, पर बेबुनियाद नहीं। हम दोनों जानते हैं कि तकनीकी उद्योग आश्चर्यों से भरा है। छोटा या नया होने का मतलब कमजोर या कम क्षमतावान होना नहीं है। ये सब ताकत और रणनीतिक कदमों की बात है। एरियन के आत्मविश्वास भरे व्यवहार को देखकर वे की हंसी थम गई।
मैं आपके आत्मविश्वास की कद्र करता हूँ मिस्टर रेयस, लेकिन आइए यथार्थवादी बने। हमारा मूल्यांकन, हमारी वैश्विक उपस्थिति, अनुसंधान एवं विकास में हमारा निवेश, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये इस उद्योग में नेतृत्व और नवाचार करने की हमारी क्षमता को दर्शाते हैं। आपका प्रस्ताव दिलचस्प तो है, लेकिन काल्पनिक सा लगता है। एरियन आगे झुक गया और मेज पर हाथ रखकर बैठ गया। कल्पना हो या न हो, मैं असंभव को संभव बनाने में विश्वास रखता हूँ। सोलाराटेक अपनी स्थापना के समय से यही करता आ रहा है। हालांकि मैंने आपको यहाँ काल्पनिक अधिग्रहणों पर बहस करने के लिए नहीं बुलाया है। आइए हम अपने मौजूदा विवाद को इस तरह सुलझाने पर ध्यान केंद्रित करें जिससे दोनों पक्षों को लाभ हो, बिना किसी के मूल्य या क्षमता को कम किए। क्या आप हमें एक समझौता राशि देंगे और हमसे वादा करेंगे कि आप हमारी कंपनी के खिलाफ फिर कभी कोई अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होंगे? आप चाहते हैं कि हम आपको भुगतान करें? वेई ने स्पष्टीकरण चाहते हुए पूछा। एरियन ने बस सिर हिलाया। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? तब आपकी सभी अवैध गतिविधियां सार्वजनिक कर दी जाएंगी। आप जानते हैं कि इससे आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा को कितना नुकसान होगा और बाजार में आपकी स्थिति पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसके बाद कानूनी कार्रवाई की तो बात ही छोड़िए, एरियन ने स्पष्ट शब्दों में कहा। उनका स्वर दृढ़ किंतु शांत था। ओह हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस हद तक डरी हुई हूं कि मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए पैसे दूं। ओह, तुम करोगे? एरियन ने अपने पीछे खड़ी जूलियट की ओर देखते हुए कहा। उन्होंने एक दूसरे को सार्थक नजरों से देखा और बाद में जूलियट ने एक पल के लिए माफी मांगी। कुछ ही क्षण बाद वह एक अन्य व्यक्ति के साथ वापस लौटी। वेई ने अपने कंधे पर नजर डाली और एक परिचित आकृति देखी। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। लगता है मुझे अंदर आने का इशारा किया गया था। ब्रिजेट ने वेई की ओर देखते हुए शान से कमरे में प्रवेश किया। सुश्री ब्रिजेट वॉन रीनमैन, वेई ने चौंकते हुए अपना पूरा नाम बताया। आप हैरान क्यों हैं? आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, खासकर जब हम यूरोप में सोलाराटेक बाजार का विस्तार कर रहे हैं। ब्रिजेट ने शांत कदमों से कॉन्फ्रेंस टेबल की ओर बढ़ते हुए कहा। सोलाराटेक में मेरा शामिल होना सिर्फ एक बयान नहीं है, यह एक रणनीतिक कदम है मिस्टर वेई। एक ऐसा कदम जिसे आपने शायद कम करके आंका है। वेई अभी भी अपने विचारों को समेटने की कोशिश कर रहे थे, फिर से अपनी आवाज निकालने में कामयाब रहे। यूरोपीय बाजार में आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले है सुश्री वॉन रीनमैन, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सोलाराटेक इस तरह की बातचीत के लिए अपनी बड़ी बड़ी ताकतें निकालेगा। ब्रिजेट अपनी जगह पर बैठ गईं, उनका व्यवहार स्थिर था। उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जब हमारे हितों की रक्षा और सोलाराटेक के भविष्य को सुनिश्चित करने की बात आती है, तो कोई भी कदम बहुत बड़ा नहीं होता। अब आइए इस बात पर विचार करें कि हम सब यहाँ क्यों हैं। हम न केवल हमारे विरुद्ध आपकी अवैध गतिविधियों को रोकने पर चर्चा करेंगे, बल्कि यह भी कि सिमको सोलर आपके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई कैसे कर सकता है। मुझे बताया गया कि आईटी विभाग 24 घंटे काम कर रहा है, हमारी कंपनी में आपकी घुसपैठ को रोकने की कोशिश कर रहा है, और यह प्रयास न केवल सफल रहा, बल्कि सिमको सोलर की गतिविधियों से हुई गड़बड़ी की गंभीरता का भी खुलासा हुआ। आपके हस्तक्षेप के कारण हमारी कई सेवाएं अस्थायी रूप से बंद हो गईं, जिसका सीधा असर हमारे ग्राहकों और हमारे राजस्व पर पड़ा। ब्रिजेट के शब्दों की गंभीरता को समझते हुए वे अपनी सीट पर असहजता से हिलने लगे। और मैं पूछ सकता हूं कि आप इस व्यवधान को कैसे मापते हैं? उन्होंने पूछा। ब्रिजेट आगे झुकी और एक दस्तावेज मेज पर रख दिया। हमने प्रभाव का गहन विश्लेषण किया है, जिसमें ग्राहक सेवा में रुकावट, राजस्व की हानि और क्षति नियंत्रण के लिए आवंटित अतिरिक्त संसाधन शामिल हैं। एक सामान्य अनुमान के अनुसार वित्तीय प्रभाव लगभग $10 लाख का है। $1 मिलियन, वेई ने आश्चर्य से कहा। मुझे नहीं लगता कि यह उस राशि तक पहुंच पाएगा। कोई बात नहीं, अभी भी नुकसान हुआ है और मुझे नहीं लगता कि आप बातचीत करने की स्थिति में हैं। चीनी बाजार में मेरी आवाज ही बहुत ताकत रखती है। मुझे पता है क्योंकि चीन में मेरी कई साझेदारियां हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ब्रिजेट ने आगे कहा। और अगर यह मामला सार्वजनिक हो गया, तो संभावित कानूनी नतीजों और आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान को भी न भूलें। इसे अभी चुपचाप और कुशलता से निपटाने की लागत सिमको सोलर को होने वाले दीर्घकालिक नुकसान से कहीं कम है। जैसे जैसे स्थिति की सच्चाई समझ में आई, वेई के चेहरे पर भाव और भी सख्त होते गए। ब्रिजेट की मौजूदगी, उसकी सीधी भागीदारी और बाजार में उसके प्रभाव ने बातचीत का रुख साफ तौर पर बदल दिया। उसने एरियन की तरफ देखा, जो चुप रहा, और ब्रिजेट को बातचीत का नेतृत्व करने दिया। मैं स्थिति की गंभीरता समझता हूं, वेई ने आखिरकार तनावपूर्ण सन्नाटा तोड़ते हुए कहा। आइए समझौते की शर्तों पर चर्चा करें। मैं हुई गड़बड़ी के लिए उचित मुआवजे पर बातचीत करने को तैयार हूं।
$1 अरब, एरियन ने एक उंगली उठाते हुए कहा। एरियन के अचानक बीच में बोलने पर वेई की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। $1 अरब, उसने दोहराया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सही सुना है या नहीं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा लग रहा था, ब्रिजेट द्वारा लगाए गए शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा। ब्रिजेट ने हल्के से सिर हिलाया, जिससे पता चला कि एरियन का प्रस्ताव वाकई गंभीर था। हमारे व्यवसाय पर संभावित दीर्घकालिक प्रभावों को देखते हुए यह आंकड़ा उचित है। कल्पना कीजिए कि अगर यह घटना सार्वजनिक हो जाती तो आपके शेयर, आपके हितधारक और आपके शेयरधारक निस्संदेह नकारात्मक प्रतिक्रिया देते। इस लहर के प्रभाव से सिमको सोलर का बाजार मूल्य आसानी से $1 अरब से ज्यादा हो सकता है। कानूनी शुल्क, जुर्माने और अपनी प्रतिष्ठा फिर से बनाने की लागत की तो बात ही छोड़िए। यह आंकड़ा अभी ज्यादा लग सकता है, लेकिन सिमको सोलर को होने वाले संभावित नुकसान और निश्चित व्यवधान की तुलना में यह एक छोटा सा अंश है। वे पीछे झुककर जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। इस तरह के घोटाले के सार्वजनिक होने का ख्याल ही डराने वाला था। वित्तीय नुकसान तो एक बात थी, लेकिन सिमको सोलर के ब्रांड और ग्राहकों के बीच भरोसे को जो नुकसान पहुंचेगा, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। कुछ देर सोचने के बाद वे ने कहा, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन $1 अरब एक बड़ी रकम है। यह ऐसा आंकड़ा नहीं है जिस पर हम सावधानीपूर्वक विचार विमर्श और अपने बोर्ड से परामर्श के बिना सहमत हो सकें। एरियन ने कहा, नौकरशाही और मामले को उलझाने वाली बातें बंद करो। तुम सीईओ हो और चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक हो। तुम $1 अरब खर्च कर सकते हो। ये सिर्फ नुकसान की भरपाई करने के बारे में नहीं है, ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि ऐसा दोबारा न हो। यह एक मिसाल कायम करने के बारे में है। वेई ने भौहें चढ़ाईं, उसका मन इसके निहितार्थों पर विचार कर रहा था। आप एक बड़ी मांग कर रहे हैं, मिस्टर रेयस। सिमको सोलर के लिए भी $1 अरब कोई छोटी रकम नहीं है। ब्रिजेट झुकी, उसका स्वर दृढ़ किंतु प्रेरक था। विकल्प पर विचार करें, श्रीमान वेई। इस घटना का सार्वजनिक परिणाम आगे चलकर कहीं अधिक महंगा पड़ सकता है, न केवल आर्थिक रूप से बल्कि आपकी कंपनी की बाजार स्थिति और प्रतिष्ठा के संदर्भ में भी। $1 अरब को अब वास्तव में आपकी कंपनी के भविष्य को स्थिर करने के लिए एक निवेश के रूप में देखा जा सकता है। वेई एक पल के लिए चुप बैठा रहा, उसकी नजर ब्रिजेट और एरियन के बीच घूम रही थी। आखिरकार उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, मैं मान गया, $1 अरब ही सही। लेकिन मुझे भुगतान का इंतजाम करने और अपने बोर्ड के साथ बारीकियों पर चर्चा करने के लिए समय चाहिए। एरियन ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। ये तो समझ में आता है। हम आज जिन शर्तों पर चर्चा की है, उन्हें रेखांकित करते हुए एक औपचारिक समझौता तैयार करेंगे। इसके साथ ही एरियन ने जूलियट को संकेत दिया कि उसे चर्चा के अनुसार समझौता पत्र लिखना होगा। जूलियट को समझौता पत्र लिखने में 15 मिनट लगे और इसे लिखने के बाद वह तुरंत उस स्थान पर गई जहां बैठक हो रही थी और इसे एरियन को सौंप दिया। एरियन ने समझौता पत्र पढ़ा। निपटान समझौता। ये निपटान समझौता 10 नवंबर 2025 को सोलाराटेक इंक, जो फिलीपींस के कानूनों के तहत संगठित और विद्यमान एक निगम है, जिसका मुख्य व्यवसाय स्थान बोनिफेसियो ग्लोबल सिटी, टैगुई, फिलीपींस, सोलाराटेक में स्थित है, और सिमको सोलर कॉर्पोरेशन, जो पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कानूनों के तहत संगठित और विद्यमान एक निगम है, जिसका मुख्य व्यवसाय स्थान शंघाई, चीन, सिमको सोलर में स्थित है, के बीच किया गया है। गायन। जबकि सोलाराटेक और सिमको सोलर के बीच सिमको सोलर द्वारा सोलाराटेक की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों में अनधिकृत पहुंच और हस्तक्षेप के आरोपों के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गया है। विवाद। जबकि सोलाराटेक के पास विवाद से उत्पन्न सिमको सोलर के खिलाफ दावे हैं। जबकि सिमको सोलर इन दावों से इनकार करता है, लेकिन ये स्वीकार करता है कि यदि इन विवादों का समाधान नहीं किया गया तो दोनों पक्षों को प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान और वित्तीय हानि की संभावना है। जबकि दोनों पक्ष दायित्व स्वीकार किए बिना विवाद को हल करना चाहते हैं और मुकदमेबाजी के खर्च और अनिश्चितताओं से बचना चाहते हैं। अब इसलिए इसमें निहित पारस्परिक अनुबंधों और अन्य अच्छे और मूल्यवान विचार के लिए, जिनकी प्राप्ति और पर्याप्तता को इसके द्वारा स्वीकार किया जाता है, पक्षकार निम्नानुसार सहमत होते हैं। 1. निपटान भुगतान। सिमको सोलर सोलाराटेक को $1 अरब 1 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स निपटान राशि का भुगतान करने के लिए सहमत है, जो विवाद से उत्पन्न होने वाले सिमको सोलर के विरुद्ध सोलाराटेक के सभी दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में होगा। निपटान राशि का भुगतान इस समझौते के निष्पादन के 90 दिनों के भीतर पूर्ण रूप से किया जाएगा। 2. गैर प्रकटीकरण। सोलाराटेक इस समझौते के अस्तित्व या शर्तों, इस समझौते के लिए हुई बातचीत या विवाद की परिस्थितियों के बारे में किसी भी जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करने के लिए सहमत है।
सिवाय इसके कि कानून द्वारा अपेक्षित हो या इसके कानूनी और वित्तीय सलाहकारों को, जो गोपनीयता के समान दायित्वों के अधीन है। 3. दायित्व की स्वीकृति नहीं। ये समझौता केवल विवादित दावों को सुलझाने और मुकदमेबाजी से बचने के उद्देश्य से किया गया है। सिमको 16 द्वारा निपटान राशि का भुगतान या इस समझौते के किसी अन्य प्रावधान को सिमको 16 द्वारा किसी भी दोष, दायित्व या गलत कार्य की स्वीकृति के रूप में नहीं समझा जाएगा। 4. रिलीज। निपटान राशि प्राप्त होने पर सोलाराटेक 1 द्वारा सिमको 16, उसके सहयोगियों, उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों को विवाद से उत्पन्न होने वाली किसी भी और सभी कार्रवाई के कारणों, दावों, मांगों, लागतों, खर्चों और मुआवजे से हमेशा के लिए मुक्त करता है। 5. संपूर्ण समझौता। ये समझौता इस विषय वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच संपूर्ण समझौता है तथा इस विषय वस्तु के संबंध में सभी पूर्व एवं समकालीन समझौतों, अभ्यावेदनों और वारंटियों, लिखित एवं मौखिक दोनों, का अधिक्रमण करता है। 6. बंधन प्रभाव। ये समझौता इसके पक्षकारों और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों के लिए बाध्यकारी होगा और उनके लाभ के लिए होगा। चलो बस इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और हम अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं, एरियन ने दस्तावेज को मेज पर वेई की ओर सरकाते हुए कहा। वेई ने दस्तावेज उठाया, उसकी नजरें जल्दी से शब्दों पर टिक गईं। उसने एरियन और ब्रिजेट की तरफ देखा, दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। फिर वेई ने जूलियट द्वारा दिया गया पेन लिया और निर्धारित लाइन पर दृढ़ हाथ से अपना हस्ताक्षर कर दिया। एरियन ने दस्तावेज वापस ले लिया और उस पर अपने हस्ताक्षर भी कर दिए। इससे सौदा पक्का हो गया। बेशक समझौते पर मुहर लगाना सिर्फ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से नहीं होता, इसे सद्भावना के एक संकेत के जरिए भी व्यक्त किया जाता है, हाथ मिलाना। एरियन और वेई दोनों ही इस पारंपरिक समापन को समझते थे। एरियन अपनी सीट से उठा और कमरे में आगे बढ़ते हुए जहां वेई बैठी थी वहां पहुंचा। स्थिर और आत्मविश्वास से भरे कदमों से वह उसके पास पहुंचा और न सिर्फ हाथ मिलाने की पेशकश की बल्कि अपना हाथ भी बढ़ाया। वेई, जो इस औपचारिकता से क्षण भर के लिए अचंभित हो गया था, जल्दी ही अपने आप पर काबू पा लिया। वह खड़ा हुआ, एरियन से आधे रास्ते में मिला और एरियन का बढ़ा हुआ हाथ थाम लिया। वेई ने कहा, खैर, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। ओह, क्या तुम हमारे खिलाफ एक और गैरकानूनी कार्रवाई करने की योजना बना रहे हो? एरियन की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक चेतावनी छिपी थी। हाथ मिलाना, हालांकि उनके मौजूदा समझौते का प्रतीक था, लेकिन उनके झगड़े का इतिहास नहीं मिटा पाया। वेई ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया और सिर हिलाया। नहीं, मिस्टर रेयस, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल अलग काम करेंगे, एरियन ने जोर देकर कहा। उसकी नजर वेई पर टिकी थी, वही ईमानदारी और भविष्य के इरादों की तलाश कर रहा था। वेई के चेहरे पर गंभीरता का भाव था। मेरा मतलब यह है कि हालांकि हमारा विवाद सुलझ गया है, मुझे लगता है कि यह हमारी दोनों कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। शायद भविष्य में हमारे लिए ऐसे अवसर आए जिनसे सिमको 16 और सोलाराटेक दोनों को फायदा हो। एरियन थोड़ा रुका, उसे पता था कि वेई बस अपनी बातों से खेल रहा था, उसका अपनी कंपनी के साथ सुलह करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी निगाहों में अभी भी कुछ था, एक कम आंकने वाली नजर, मानो वह बस अगले कदम का इंतजार कर रहा हो। हालांकि एरियन ने बातचीत को पेशेवर और खुला रखने का फैसला किया। मैं संभावित सहयोग के अवसरों की तलाश के लिए तैयार हूं, एरियन ने सावधानी से जवाब दिया, लेकिन हमारी कंपनियों के बीच भविष्य में होने वाले किसी भी संपर्क में स्पष्ट सीमाओं और आपसी सम्मान के साथ काम किया जाएगा। इस समझौते तक पहुंचने वाली घटनाओं ने हमारे कार्यों में पारदर्शिता और नैतिकता के महत्व को उजागर किया है। वेई ने सिर हिलाया, मानो एरियन की हालत को सचमुच स्वीकार कर लिया हो। बिल्कुल, मिस्टर रेयस, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिमको 16 भविष्य में किसी भी लेन देन में पेशेवर और नैतिक रुख बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तकनीकी उद्योग नवाचार और साझेदारी पर फलता फूलता है और हमें पिछले विवादों को संभावित आपसी लाभों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये सुनकर एरियन को वेई की बातों पर हंसी आ गई, जो इतनी सारी परेशानियों के बाद भी नैतिकता और पारदर्शिता के वादे कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। तो फिर श्रीमान वेई, आशा करते हैं कि भविष्य में हमारी कंपनियों के संबंधों के लिए बेहतर संभावनाएं होंगी, एरियन ने अंततः वेई का हाथ छोड़ते हुए कहा। वेई ने हल्के से सिर हिलाया, उसका चेहरा समझ नहीं आ रहा था। सच में, मिस्टर रेयस, मैं उत्सुक हूं कि भविष्य क्या लेकर आता है। जैसे ही वेई और उनकी टीम कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली, एरियन ने राहत और संदेह के मिले जुले भाव से उन्हें जाते हुए देखा। हस्ताक्षरित समझौता एक जीत थी, लेकिन वह जानता था कि कॉर्पोरेट प्रतिस्पर्धा का परिदृश्य अप्रत्याशित होता है। ब्रिजेट एरियन के पास आए, उसके हाव भाव उसके विचारों से मेल खाते थे।
ये तो ठीक ही हुआ, उसने धीमी आवाज में कहा। हाँ हुआ, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा, एरियन ने उसकी ओर मुड़ते हुए कहा। सिनको सोलर भले ही समझौते पर राजी हो गया हो, लेकिन कौन जाने उनका अगला कदम क्या होगा। ब्रिजेट ने सहमति में सिर हिलाया। हम उन पर कड़ी नजर रखेंगे। इस बीच मैं यूरोप की थका देने वाली यात्रा के बाद अभी अभी फिलीपींस लौटी हूँ। एक कंपनी से दूसरी कंपनी के बीच कई व्यापारिक सौदे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारा उत्पादन मांग के अनुरूप बना रहेगा। खैर, शुरुआत से अब तक हमने कितने सौर पैनल बेचे हैं? खैर, बिक्री गीगावाट में दर्शाई गई है, इसलिए 1.2 गीगावाट या लगभग 4 मिलियन सौर पैनल। मैं जूलियट से आपको हमारे उत्पाद की कुल बिक्री की एक प्रति मांगूंगा, एरियन ने जूलियट की ओर देखते हुए कहा। जूलियट ने स्वीकृति में सिर हिलाया और अनुरोधित बिक्री डेटा संकलित करने के लिए अपने कार्यालय में चली गई और उन दोनों को अकेला छोड़ दिया। तो अब तक कंपनी कैसा प्रदर्शन कर रही है, एरियन? ब्रिजेट ने पूछा। यह अच्छा चल रहा है, एरियन ने कहा। अच्छा, अब मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम आईपीओ लाकर और विस्तार करें। ब्रिजेट ने बातचीत को एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक उपलब्धि की ओर मोड़ते हुए सुझाव दिया। एक आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या आईपीओ हमें वह पूंजी प्रदान कर सकता है जिसकी हमें अपने परिचालन का विस्तार करने और अपने विस्तार लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है। आईपीओ उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके तहत एक निजी कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता को बेचकर सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बन जाती है। इस कदम से पर्याप्त पूंजी जुटाई जा सकती है, जिसका इस्तेमाल व्यावसायिक संचालन बढ़ाने, कर्ज चुकाने या बुनियादी ढांचे में सुधार जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। सार्वजनिक होने से कंपनी को प्रतिष्ठा और दृश्यता में भी वृद्धि होती है तथा अधिक व्यावसायिक अवसर और साझेदारियां आकर्षित होती हैं। एरियन अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर ब्रिजेट के प्रस्ताव पर विचार करने लगा। उसने स्वीकार किया, आईपीओ एक बड़ा कदम है। ये हमारे लिए कई रास्ते खोल सकता है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हैं। नियामकों और जनता की ओर से जांच पड़ताल बढ़ गई है, तिमाही आय की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव तो है ही। ब्रिजेट ने एरियन की चिंताओं को समझते हुए सिर हिलाया। बिल्कुल, यह कोई हल्के में लिया जाने वाला फैसला नहीं है। हालांकि सही तैयारी और हमारी मजबूत बाजार स्थिति के साथ सोलाराटेक को सार्वजनिक होने से काफी फायदा हो सकता है। ये हमारी वर्तमान सफलता का लाभ उठाकर एक और भी मजबूत भविष्य बनाने के बारे में है। एरियन ने कहा, आमतौर पर आईपीओ के प्रबंधन में मदद के लिए एक अंडरराइटिंग कंपनी को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। एक अंडरराइटिंग कंपनी, जो अक्सर एक बैंक या वित्तीय संस्थान होती है, सार्वजनिक होने वाली कंपनी और संभावित निवेशकों के बीच मध्यस्थ का काम करती है। कंपनी के मूल्य का आकलन करने में उनकी विशेषज्ञता और निवेशकों की रुचि का आकलन करने की उनकी क्षमता ये सुनिश्चित करती है कि आईपीओ की कीमत उचित रूप से तय हो और कंपनी और निवेशकों दोनों की जरूरतों के बीच संतुलन बना रहे। अंडरराइटर कंपनी से शेयर खरीदकर और फिर उन्हें बाजार में बेचकर जोखिम भी उठाता है। यह एक ऐसा कदम है जिसके लिए बाजार की गतिशीलता और निवेशक व्यवहार की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। हमें अभी इसकी तलाश करनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है, ब्रिजेट ने सुझाव दिया, क्योंकि उन्हें अपने आईपीओ की सफलता के लिए सही अंडरराइटिंग कंपनी चुनने का महत्व समझ में आ रहा था। एरियन ने सहमति में सिर हिलाया। हमें संभावित अंडरराइटर्स की एक सूची बनानी होगी और उनकी अनुकूलता की जांच शुरू करनी होगी। इस बीच पीएसई टॉवर के पार्किंग स्थल में ली हुआ ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि पहले हाफ में वे हमसे आगे थे। हाँ, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। लड़ाई तभी खत्म होगी जब हम में से कोई एक मारा जाएगा, वे ने कहा। अब रणनीति बदलने का समय आ गया है। 17 दिसंबर 2025। एरियन सोलाराटेक के सीईओ के पद से कुछ समय के लिए छुट्टी लेकर विश्वविद्यालय में थे। आज का दिन उनके लिए बेहद अहम है क्योंकि आज तीसरे वर्ष के दूसरे सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा है। उसके साथ साथ साइलेमोन भी चल रहा था, जो अभी भी अपने फोन पर नोट्स पढ़ रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बह रही थीं। एरियन, मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि मैं हमारे दहन पाठ्यक्रम में असफल हो जाऊंगा, साइलेमोन ने कहा। एरियन को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह अंतिम परीक्षा में फेल हो जाएगा। आखिरकार वह सिस्टम की मदद के बिना भी उस विषय के बारे में सब कुछ अच्छी तरह जानता था। हालांकि जब उसका दोस्त तनाव में होता है तो वह भी तनाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाता। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, क्या कहूं? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें अपना ज्ञान जादुई तरीके से दे दूं और तुम्हें सब कुछ तुरंत समझ आ जाए। एरियन ने माहौल को हल्का करने के लिए थोड़ा हास्य का तड़का लगाते हुए जवाब दिया। लेकिन मैं तुम्हें मुख्य अवधारणाओं का एक संक्षिप्त विवरण दे सकता हूं। उन पर ध्यान केंद्रित करो और तुम ज्यादातर सवालों को आसानी से हल कर पाओगे।
साइलेमन थोड़ा राहत महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी आशंकित था। मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से अंधेरे में जाने से बेहतर है, उसने स्वीकार किया। उन्हें विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में एक शांत कोना मिला, एक ऐसी जगह जो सीईओ के रूप में एरियन की व्यस्त जिंदगी के बीच उनके लिए एक तरह से शरणस्थली बन गई थी। अगले 1 घंटे तक एरियन दहन पाठ्यक्रम के मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा करते रहे, वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों पर जोर देते रहे और जटिल सिद्धांतों को सरल बनाते रहे। साइलेमॉन ध्यान से सुनता रहा, सवाल पूछता रहा और धीरे धीरे उसकी समझ गहरी होती गई। जैसे जैसे परीक्षा का समय नजदीक आ रहा था, एरियन ने अपनी नोटबुक बंद कर दी। ठीक है, शुभकामनाएं, बस 2 सेमेस्टर बचे हैं और हम जल्द ही ग्रेजुएट होने वाले हैं, उसने साइलेमॉन को प्रोत्साहित करते हुए अपना सामान समेटा। बस शांत रहो और अपना सर्वश्रेष्ठ दो। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा जानते हो। लेकिन प्रेरणा से उत्साहित होने के बजाय साइलेमॉन चुप रहा, मानो कुछ सोच रहा हो। समस्या क्या है? एरियन, क्या इस प्रोग्राम में मेरा भविष्य होगा? साइलेमन ने अपने प्रोग्राम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जिक्र करते हुए कहा। मैंने जॉब मार्केट देखा और लोगों ने बताया कि यहाँ बहुत ज्यादा नौकरियां हैं और वेतन कम है, भले ही आपके पास 5-6 साल का अनुभव हो। जैसे, इससे मैं निराश हो रहा हूँ। एरियन ने साइलेमोन की चिंताओं पर गंभीरता से विचार किया। तकनीक और नवाचार की तेज तर्रार दुनिया में नौकरियों की कमी और मुआवजे को लेकर चिंताएं जायज थीं। एरियन, आपके विपरीत, आप पहले से ही सोलाराटेक के सीईओ हैं। भविष्य में स्थिर जीवन जीने के लिए आपको सिर्फ स्नातक होने की जरूरत नहीं है। आपका भविष्य पहले से ही सुरक्षित है। वह सही था, एरियन को भविष्य में सुरक्षित जीवन जीने के लिए इस प्रोग्राम को पूरा करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम की बदौलत उसका जीवन पहले से ही सुरक्षित है। लेकिन वह साइलेमोन से सहानुभूति रखता है। अगर उसके पास कोई सिस्टम नहीं होता तो वह भी साइलेमोन की तरह भविष्य से डरता। साइलेमोन, क्या बात है? ग्रेजुएट होने के बाद मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हें सोलाराटेक में मैकेनिकल इंजीनियर की नौकरी मिल जाएगी, एरियन ने अपने दोस्त की चिंता कम करने का मौका देखते हुए कहा। क्या इससे तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या आप मुझे यह इसलिए बता रहे हैं ताकि मैं बेहतर महसूस कर सकूं और जांच कक्ष में जा सकूं? साइलेमोन ने पूछा। एरियन ने सिर हिलाया, मेरा प्रस्ताव सच्चा है। ठीक है, धन्यवाद एरियन। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिला, साइलेमोन ने धीरे से हंसते हुए कहा। चलो चले, एरियन ने पूछा। हाँ। वे दोनों साथ साथ उठे और परीक्षा हॉल की ओर चल पड़े। गलियारा छात्रों से भरा हुआ था, कुछ चुपचाप अपने अपने नोट्स आखिरी बार देखते हुए कुछ बुदा रहे थे, कुछ बस शून्य में देख रहे थे, शायद आगे आने वाली चुनौती के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे थे। जैसे ही वे हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, एरियन ने साइलेमोन की पीठ थपथपाई। याद रखना, तुम ये कर सकते हो। बस शांत रहो और हर सवाल का व्यवस्थित ढंग से सामना करो। साइलेमन ने गहरी सांस लेते हुए सिर हिलाया। शुक्रिया यार, मिलते हैं उस पार, उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा। फिर वे अलग हुए और जांच कक्ष में दाखिल हुए। एरियन अपनी निर्धारित सीट पर बैठ गया और कमरे को गौर से देखा और अपने साथियों के चेहरों पर दृढ़ निश्चय और चिंता के मिले जुले भावों को देखा। फिर उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया और जैसे ही इस कोर्स के उनके प्रोफेसर ने परीक्षा शुरू होने की घोषणा की, उसने पेपर खोलकर देखा। कमरे में सन्नाटा छा गया, बस पन्ने पलटने और कभी कभार खांसी या खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। एरियन ने पहला प्रश्न पढ़ा, जो दहन अभिक्रिया की स्टोइकियोमेट्री से संबंधित एक विस्तृत समस्या थी, जिस विषय पर उसने पिछली रात ही दोबारा विचार किया था। उसमें लिखा था, यह मानते हुए कि वायु में आयतन के अनुसार 21% ऑक्सीजन और 79% नाइट्रोजन है, ऑक्टेन कोष्टक C8H18 के पूर्ण दहन के लिए स्टोइकोमेट्रिक वायु ईंधन अनुपात निर्धारित करें। कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ ऑक्टेन के दहन के लिए अभिक्रिया सूत्र का उपयोग करें। एरियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑक्टेन के दहन के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिख डाला, जिसमें उसने पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन के मोल और फिर उसकी संरचना को ध्यान में रखते हुए आवश्यक वायु के आयतन की गणना की। उसकी कलम आत्मविश्वास से कागज पर चल रही थी, उसकी गणनाएं सूक्ष्म और तेज थीं। उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाए और अपने सहपाठियों के चेहरों पर एकाग्रता और कभी कभी निराशा के भाव देखे। खैर, अगले प्रश्न कठिन होते जा रहे थे, इसलिए यह बात जायज थी। लेकिन उसके लिए यह आसान था, जैसे बुनियादी अंकगणित हल करना। एरियन ने परीक्षा जारी रखी, हर सवाल एक के बाद एक सहजता से हल होता गया। उसकी पूरी तैयारी और विषय की गहरी समझ उसकी गति और सटीकता से साफ झलक रही थी। विषयों में ऊष्मागतिकी की सैद्धांतिक अवधारणाओं से लेकर इंजन डिजाइन और ईंधन दक्षता अनुकूलन में व्यावहारिक अनुप्रयोग तक शामिल थे।
अंतिम प्रश्न तक पहुंचते पहुंचते एरियन को पूरा विश्वास हो गया था कि उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस अंतिम प्रश्न में एक बुनियादी दहन इंजन प्रणाली का डिजाइन तैयार करना, सामग्री निर्दिष्ट करना और ऊर्जा उत्पादन की गणना करना शामिल था। यह एक व्यापक प्रश्न था जिसने न केवल सैद्धांतिक ज्ञान बल्कि व्यावहारिक इंजीनियरिंग कौशल और रचनात्मकता का भी परीक्षण किया। एरियन ने दक्षता, स्थायित्व और लागत प्रभावशीलता को ध्यान में रखते हुए अपना डिजाइन प्रस्तुत किया। उन्होंने सोलाराटेक में अपने अनुभवों का उपयोग किया जहां नवीन सोच और समस्या समाधान दैनिक आवश्यकताएं थीं। उन्होंने अपना उत्तर पूरा किया, किसी भी संभावित त्रुटि के लिए अपने काम की समीक्षा की और संतुष्ट होकर अपनी पुस्तिका बंद कर दी। उसने अपनी कलाई घड़ी देखी और पाया कि परीक्षा समाप्त होने में अभी भी 30 मिनट बाकी थे। वह खड़ा हुआ और परीक्षा कक्ष में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। कुछ छात्र अभी भी पहले या दूसरे प्रश्न पर थे, जबकि वह पहले ही परीक्षा समाप्त कर चुका था। चुप रहो, अपने पेपर्स पर ध्यान दो, प्रभारी प्रोफेसर ने एरियन का ध्यान अचानक उसकी ओर जाता देख घोषणा की। वह अपना पेपर देते हुए कमरे के सामने की ओर चला गया। प्रोफेसर ने कहा, अब आप जा सकते हैं, श्री रेयस। ये कहते हुए एरियन ने साइलेमोन की तरफ देखा जो परीक्षा हल करने में व्यस्त था। उसने उसे सिर हिलाकर इशारा किया, हालांकि साइलेमोन उसे देख नहीं पाया। शुभकामनाएं लड़के, एरियन ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अपनी अंतिम परीक्षा समाप्त करने के बाद एरियन को विश्वास हो गया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र के रूप में उसका तीसरा वर्ष यानी दूसरा सेमेस्टर आसानी से पास हो जाएगा। उसके सभी पाठ्यक्रमों के ग्रेड पासिंग लेवल से काफी ऊपर थे और परीक्षा देने के बाद बस एक ही काम बाकी था, अंतिम ग्रेड का इंतजार करना और फिर अगले सेमेस्टर में दाखिला लेना। पार्किंग में हमेशा की तरह एरियन की कार आसपास के छात्रों का ध्यान खींचती रही। उनकी चिकनी काली रैम TRX 500 आम छात्र वाहनों के बीच अलग ही नजर आती थी, जो एक छात्र और एक सफल CEO दोनों के रूप में उनकी अनोखी हैसियत को दर्शाती थी। जैसे ही वह अपने पिकअप ट्रक के पास पहुंचा, एरियन का फोन बज उठा। उसने जेब से फोन निकाला और देखा कि उसे मैसेज किसने किया था। साइलेमोन का फोन था। मैंने समय पर प्रश्न हल कर लिए, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, एरियन ने साइलेमोन का संदेश पढ़ा। अनिश्चितता के बावजूद साइलेमोन की लगन पर एरियन को गर्व महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत जवाब टाइप किया, साइलेमोन, तुमने अपना काम कर दिया है। बस आराम करो और नतीजों का इंतजार करो। मुझे यकीन है कि तुमने जितना सोचा था उससे बेहतर किया होगा। अपना फोन वापस जेब में रखते हुए एरियन ने अपना ध्यान अपनी गाड़ी की ओर लगाया। सूरज ढल रहा था और विश्वविद्यालय परिसर पर लंबी परछाइयां पड़ रही थीं। जैसे ही वह अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था, उसका फोन फिर बज उठा। इस बार सोलाराटेक की एक प्रमुख निवेशक एंटोनेट का फोन था। एरियन ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उनके पेशेवर रिश्ते के अनुरूप उनकी आवाज बदल गई। एरियन, मुझे आशा है कि मैं तुम्हें बुरे समय पर नहीं पकड़ रही हूँ। एंटोनेट की आवाज सुनाई दी, हमेशा की तरह संयमित और व्यावसायिक, लेकिन इस बार उसमें गर्मजोशी का भाव था। बिल्कुल नहीं, श्रीमती एस्टोलस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एरियन ने जवाब दिया और उसका मन शैक्षणिक चिंताओं से हटकर व्यावसायिक संबंधों की जटिलताओं की ओर तेजी से मुड़ गया। मैं एक निजी निमंत्रण के साथ फोन कर रही हूँ, उसने कहा। उसके स्वर में थोड़ा बदलाव आया, जिससे पता चला कि यह कोई आम व्यावसायिक बातचीत नहीं थी। आज कैथरीन का जन्मदिन है। हम अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रख रहे हैं और अगर आप आ सके तो वह बहुत खुश होगी। एरियन एक पल के लिए अचंभित रह गए। एक CEO और एक छात्र के रूप में अपनी भूमिकाओं को संतुलित करने में अक्सर सामाजिक मेलजोल, खासकर व्यक्तिगत मेलजोल के लिए बहुत कम जगह बचती थी। हालांकि अपने निवेशकों के साथ संबंधों को मजबूत करने के महत्व को समझते हुए और निमंत्रण से सचमुच प्रभावित होकर उन्हें अपना जवाब पता था। ये बहुत अच्छा लग रहा है, श्रीमती एस्टोलस। मुझे इसमें शामिल होकर बहुत खुशी होगी। कृपया कैथरीन को मेरी तरफ से जन्मदिन की शुभकामनाएं दें और मैं इस सप्ताहांत आप सभी के साथ जन्मदिन मनाने के लिए उत्सुक हूँ। बहुत बढ़िया, मैं आपको हमारे स्थान का विवरण भेजूंगी, एंटोनेट ने कहा। क्या कैथरीन को कुछ चाहिए? अगर अभी भी समय हो तो मैं उसके लिए एक उपहार खरीद सकता हूँ। एंटोनेट हंसी। अरे, इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा होना ही काफी होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास समय होगा क्योंकि अभी भी भीड़भाड़ का समय है और तुम शहर के केंद्र से काफी दूर हो। लेकिन एरियन, तुम्हारे आने के लिए शुक्रिया। ये तुम्हारी बहुत सोच समझकर की गई बात है। एरियन ने सिर हिलाया, हालांकि एंटोनेट उसे देख नहीं पा रही थी। ठीक है, अगर तुम जिद करो, लेकिन अगर मैं कुछ कर सकूं तो मुझे जरूर बताना। मैं करूंगी, एरियन। फिर शनिवार को फिर मिलेंगे।
घर वापस सुरक्षित यात्रा, एंटोनेट ने कॉल समाप्त करने से पहले कहा। कॉल खत्म होने के कुछ ही पल बाद एरियन को एंटोनेट का एक टेक्स्ट मैसेज मिला जिसमें जन्मदिन समारोह का पता लिखा था। उसने जगह और समय का ब्यौरा देखा। यह एक जाने माने आलीशान रिहायशी इलाके में आयोजित किया गया था। ये बात ध्यान में रखते हुए एरियन अपने पिकअप ट्रक के अंदर कूद गया और अपने नेविगेशन ऐप को एंटोनीटे के पते पर सेट कर दिया। सफर आसान था और वहां पहुंचने में उसे 1 घंटा लग गया। ये बीजीसी के एक विशिष्ट उप विभाग में था। माफ कीजिए सर, क्या आप कोई आगंतुक हैं? बगल से उनके पास आए गार्ड ने कहा। हाँ, मैं हूँ, एरियन ने कहा। यह मकान मालिक की एक बेटी श्रीमती एस्टोलिस का जन्मदिन समारोह था। मुझे यकीन है कि आप उन्हें जानते होंगे। मुझे अभी अभी उनका निमंत्रण मिला है, हालांकि मेरे पास इसकी पुष्टि करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें फोन कर सकता हूं। एरियन के सुझाव पर गार्ड हाउस में वापस आया और फोन उठाया। ऐसा लग रहा था कि वह सीधे श्रीमती एस्टोलिस को फोन करके अपनी बात पुख्ता कर लेगा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद गार्ड सिर हिलाते हुए एरियन की खिड़की के पास वापस आ गया। श्रीमती एस्टोलिस ने आपकी उपस्थिति की पुष्टि कर दी है, श्री रेयस। आप आगे बढ़ सकते हैं। उनका निवास दूसरे गोल चक्कर के बाद दाईं ओर तीसरा घर है। गार्ड ने गेट के बाहर सड़क पर पंक्तिबद्ध भव्य घरों की ओर इशारा करते हुए निर्देश दिया। मैं देखता हूं आपको, धन्यवाद। अरे रुको, एरियन गाड़ी चलाने ही वाला था कि गार्ड ने आवाज लगाई। सुरक्षा कारणों से हम आगंतुकों से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे पास एक पहचान पत्र छोड़ जाएं। हम आपको आपकी गाड़ी के लिए एक प्रवेश पास जारी कर देंगे। प्रोटोकॉल समझते हुए एरियन ने सिर हिलाया और अपना ड्राइविंग लाइसेंस गार्ड को सौंप दिया। बदले में उसे एक अस्थायी पास मिला जिसे उसने अपने डैशबोर्ड पर लगा दिया। धन्यवाद महोदय, अपनी यात्रा का आनंद लें, गार्ड ने एरियन का पहचान पत्र और प्रवेश पास वापस देते हुए कहा। एरियन ने दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए एंटोनेट के घर की ओर गाड़ी चलाने से पहले गार्ड को एक बार फिर धन्यवाद दिया। ये कुलीन उपखंड शांत था, जहां सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से सजे बगीचे और प्रभावशाली घर उस इलाके की समृद्धि की कहानी कह रहे थे। एंटोनेट का घर ढूंढना आसान था, स्पष्ट निर्देशों की बदौलत। वह सोच रहा था कि उसे गाड़ी कहां पार्क करनी है। अचानक संभवतः श्रीमती एस्टोलिस की संपत्ति में काम करने वाला एक कर्मचारी विशाल गेट से बाहर निकला और उसे मुख्य द्वार की ओर इशारा किया, जहां विशाल गेट अपने आप खुल रहा था, जिससे वह विशाल संपत्ति में प्रवेश कर सका। एरियन गाड़ी चलाकर अंदर आया, घर की शानदार लैंडस्केपिंग और उसकी भव्यता से प्रभावित होकर। स्टाफ के सदस्य ने उसे घर के प्रवेश द्वार के पास एक निर्धारित जगह पर गाड़ी पार्क करने का इशारा किया, जहां कुछ और लग्जरी कारें पहले से ही करीने से कतार में खड़ी थीं। एक कार जो उसने देखी, वह जोशुआ की फोर्ड रैप्टर थी। जैसी कि उम्मीद थी, उसे जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया गया। अपना ट्रक पार्क करने के बाद एरियन बाहर निकला और तुरंत ही उसी स्टाफ सदस्य ने उसका स्वागत किया जिसने पहले उसे निर्देश दिया था। श्रीमान रेयस, एस्टोलिस निवास में आपका स्वागत है। श्रीमती एस्टोलिस को आपके आगमन की सूचना दे दी गई है। कृपया मेरे पीछे आइए। एरियन उस कर्मचारी के पीछे पीछे घर के मुख्य द्वार तक जाने वाले एक खूबसूरत पक्के रास्ते से गुजरा। चलते चलते उसने घर के आसपास की खूबसूरती को निहारा, जिसमें खूबसूरती से काटी गई झाड़ियों से लेकर घर की वास्तुकला की बारीकियों को उभारने वाली सूक्ष्म लेकिन खूबसूरत बाहरी रोशनी तक शामिल थी। मुख्य द्वार पर पहुंचकर एक अन्य कर्मचारी ने उसे खोला और एरियन को फोर में ले जाया गया। बाहरी भाग की तरह ही आंतरिक भाग भी उतना ही प्रभावशाली था, जिसमें शानदार सजावट और परिष्कार का भाव था जो एंटोनेट के पेशेवर व्यवहार से मेल खाता था। श्री रेयस, कृपया लिविंग रूम में आराम से बैठ जाइए। श्रीमती एस्टोलिस शीघ्र ही आपके पास आएंगी। स्टाफ सदस्य ने कलाकृतियों और आलीशान बैठने की व्यवस्था से सुसज्जित विशाल लिविंग एरिया की ओर इशारा करते हुए कहा। एरियन ने स्टाफ सदस्य का शुक्रिया अदा किया और लिविंग रूम में जाकर एक आरामदायक सोफे पर बैठ गया। इंतजार करते हुए वह घर के हर पहलू पर, छत पर बने जटिल डिजाइनों से लेकर फर्नीचर और सजावट के चुनाव तक बारीकी से किए गए ध्यान की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। ये साफ था कि एक आलीशान और स्वागत योग्य घर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। कुछ ही पल बाद एंटोनेट एस्टोलिस कमरे में दाखिल हुई। उनकी उपस्थिति ने तुरंत ध्यान आकर्षित कर लिया। उन्होंने शानदार कपड़े पहने थे और एरियन के पास आते ही उनके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। एरियन, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मुझे पता है कि तुम कितने व्यस्त हो। एंटोनेट ने गर्मजोशी से उसका अभिवादन किया और हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। एरियन खड़ा हुआ और कैथरीन से हाथ मिलाया और गर्मजोशी से मुस्कुराया। यह मेरे लिए खुशी की बात है, मिसेज एस्टोलिस।
मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। कैथरीन को जन्मदिन की शुभकामनाएं। कैथरीन आपको देखकर बहुत खुश होगी। आइए मैं आपको कुछ मेहमानों से और निश्चित रूप से कैथरीन से भी मिलवाता हूँ। वह आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। ये कहकर एंटोनेट एरियन को घर के अंदर ले गई, जहां जन्मदिन का जश्न पूरे जोश में था। मेहमान आपस में मिल रहे थे और उत्सव के माहौल का आनंद ले रहे थे। वहां उसने समाज में उच्च पदों पर आसीन लोगों को देखा, जिनमें बड़े बड़े उद्योगपति से लेकर जाने माने शिक्षाविद तक शामिल थे, जो सभी कैथरीन का जन्मदिन मनाने आए थे। कुछ ही सेकंड बाद उसने कैथरीन को एक खूबसूरत और आकर्षक प्लेटिनम सिल्वर ड्रेस पहने हुए पाया। उसके बगल में जोशुआ खड़ा था। एरियन उन दोनों के पास गया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। शुभ संध्या। एरियन ने कैथरीन पर नजरें गड़ाए अभिवादन किया। जन्मदिन मुबारक हो। काश मैं तुम्हें कोई उपहार दे पाता, लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास उसे लेने का समय नहीं है। काश मेरी मौजूदगी किसी तरह उसकी भरपाई कर पाती। कैथरीन एरियन की ओर मुड़ी, उसकी आंखें पहचान से चमक उठी और उसके चेहरे पर एक गर्मजोशी भरी मुस्कान फैल गई। एरियन, आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मौजूदगी ही काफी है। मुझे बहुत खुशी है कि आप आ पाए, उसने सच्ची खुशी से भरी आवाज में जवाब दिया। कैथरीन के बगल में खड़े जोशुआ ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ एरियन, तुम्हारा यहाँ आना बहुत अच्छा है। ऐसा रोज नहीं होता कि कोई सीईओ किसी जन्मदिन की पार्टी में आए, उसने आगे कहा। एरियन ने उसकी आवाज में एक सुरक्षात्मक भाव देखा, मानो जोशुआ नहीं चाहता था कि वह कैथरीन से बात करे। खैर, यह तो तय था कि वह उसे अपने रिश्ते के लिए खतरा समझता था और सोचता था कि वह कैथरीन को उससे छीन लेगा। एरियन मुस्कुराया और बोला, हाँ, आलू के चिप्स का धंधा कैसा चल रहा है? जोशुआ ने कहा, यह अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है। मैंने सुना है कि आप बिजनेस की दुनिया में छात्रों को तैयार करने के लिए एक अकादमी भी खोल रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि ट्यूशन फीस ज्यादा है, लेकिन मेरे लिए तो यह है। वह कुछ देर रुका, क्योंकि वह शाम का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। ऐसा लगता है। जोशुआ ने अपना सिर एक ओर झुकाया, वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि एरियन उसके कार्यक्रम में क्या कहना चाहता है। कुछ भी नहीं। एरियन ने बातचीत को संभावित विवादास्पद विषयों से दूर ले जाने का फैसला किया। मुझे यकीन है कि यह आने वालों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आखिरकार शिक्षा एक निवेश है। उन्होंने सहजता से अपनी बात आगे बढ़ाई, माहौल को हल्का फुल्का और दोस्ताना बनाए रखना चाहते हुए। कैथरीन ने शायद सूक्ष्म तनाव को भांपते हुए बीच में कहा, मुझे लगता है कि जोशुआ अकादमी के साथ जो कर रहा है वह अद्भुत है। ये दूसरों को कुछ वापस देने और उनके लिए अवसर पैदा करने के बारे में है। और एरियन, सोलाराटेक के साथ आपका काम भी उतना ही प्रेरणादायक रहा है। किसने सोचा था कि आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे? हाँ, सचमुच गरीबी से अमीरी तक, एरियन ने अपने स्वर में एक उदात्तता के साथ कहा, अपने करियर में तय की गई दूरी को स्वीकार करते हुए। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हम कहां से आए हैं और किन चुनौतियों ने हमें आकार दिया है। यही वह चीज है जिसे मैं सोलाराटेक की संस्कृति में समाहित करने की कोशिश करता हूँ। शायद आप बाकी लोगों के साथ मिलकर शाम का आनंद ले सकते हैं, एरियन, जोशुआ ने सुझाव दिया, जैसे वह चाहता था कि एरियन उन्हें अकेला छोड़ दे। जोशुआ, मैंने भी फेसबुक पर आपके वीडियो देखे जिनमें आप प्रेरक वीडियो दे रहे हैं और डिप्लोमा या रणनीति के बीच आपकी राय है। खैर, यह उस मुद्दे पर मेरी राय है जिस पर फिलिपिनो नेटिजन्स ऑनलाइन बहस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही अच्छे हैं। अगर डिप्लोमा बेकार है, तो आपको क्या लगता है कि मैं अभी भी एक कॉलेज छात्र के रूप में नामांकित क्यों हूं जो अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करना चाहता है? क्योंकि जब आपके नाम के आगे इंजीनियर लगा होता है तो ये बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन साथ ही क्षेत्र में रणनीति और व्यवहारिक ज्ञान किसी के करियर को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। यह एक को दूसरे पर चुनने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिए दोनों को कैसे एकीकृत कर सकते हैं, एरियन ने चल रही बहस पर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए विस्तार से बताया। तो आपका क्या मतलब है? सिर्फ इसलिए कि मैंने बिजनेस पर ध्यान केंद्रित किया और 4 साल का प्रोग्राम पूरा करने पर नहीं, क्या मैं आपकी नजरों में दयनीय हूँ? जोशुआ के लहजे में रक्षात्मकता का भाव था, जो एरियन की टिप्पणी से साफ झलक रहा था। एरियन ने शांत भाव से हाथ उठाए। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। जोशुआ, मैं तुम्हारी उद्यमशीलता की भावना की प्रशंसा करता हूँ। तुम जो कर रहे हो उसे करने के लिए बहुत साहस और नवीनता की जरूरत होती है। मेरा कहना यह है कि दोनों ही रास्तों में मूल्य है। मैं डिग्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरा निजी लक्ष्य है, इसलिए नहीं कि मुझे लगता है कि यही सफलता का एकमात्र रास्ता है। आपने स्पष्ट रूप से अपना रास्ता खोज लिया है और यह आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है।
तुम दोनों जब भी मिलते हो हमेशा तनाव में रहते हो, कैथरीन ने कहा। आज मेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके इसे बर्बाद कर दो। प्रतिस्पर्धी? मुझे नहीं लगता कि उसकी कंपनी मेरी कंपनी से मुकाबला कर सकती है, एरियन ने बीच में ही टोकते हुए कहा। हम यूरोप में पहले से ही एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं और अमेरिका में भी विस्तार कर रहे हैं। जल्द ही हम पूरे पूर्वी एशिया के बाजार में अपनी पैठ बना लेंगे। इसलिए कोई प्रतिस्पर्धा की बात ही नहीं है। वह आलू चिप्स बनाने वाली कंपनी के सीईओ हैं जो यहाँ फिलीपींस में मशहूर हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे और दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए, जोशुआ ने एरियन को घर के एक शांत हिस्से में अपने पीछे आने का इशारा करते हुए कहा। कैथरीन हालांकि थोड़ी हिचकिचा रही थी, फिर भी उसने सिर हिला दिया, ये समझते हुए कि उन्हें बातचीत साफ करनी है। अन्य मेहमानों की सुनवाई से बाहर आकर जोशुआ ने एरियन की ओर रुख किया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। ठीक है, आपकी समस्या क्या है? जोशुआ ने पूछा। पिछले कुछ महीनों में एरियन फेसबुक पर स्क्रॉल करना नहीं भूले हैं और उनकी फीड में जोशुआ को कभी कभी कुछ मुद्दों पर, खासकर डिप्लोमा बनाम रणनीति पर, बयान देते हुए देखा करते थे। और फिर उन्होंने अपना खुद का मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया, जहां एक छात्र 10,000 फिलिपीनी पेसो का भुगतान सिर्फ इसलिए करता था ताकि वे उनसे उद्यमिता के बारे में सीख सकें। इसकी कीमत बहुत अधिक थी, विशेष रूप से औसत फिलिपिनो के लिए, और एरियन ने हमेशा ही मार्गदर्शन के लिए इतनी अधिक फीस के पीछे की नैतिकता पर सवाल उठाया था, खासकर जब ये युवा महत्वाकांक्षी उद्यमियों को लक्षित करता था जिनके पास उस तरह का पैसा नहीं होता था। तुम्हारा बिजनेस प्लान सब बकवास है। ये नेटवर्किंग है। लेकिन हाँ, फिलीपींस के सभी कंटेंट क्रिएटर्स और बिजनेसमैनों से मेरी शिकायत यही है कि जब वे अमीर हो जाते हैं तो वे उन लोगों का फायदा उठाना शुरू कर देते हैं जो वैसी जिंदगी जीना चाहते हैं जैसी वे विज्ञापन में दिखा रहे हैं। तो हाँ, कभी कभी मुझे इससे चिढ़ होती है, लेकिन मैं कौन होता हूँ परवाह करने वाला? ये तो तुम्हारा काम है। मैं बस यही कह रहा हूँ। सोशल मीडिया पर मैं मुनाफे की जरूरत समझता हूँ, लेकिन हम रोजी रोटी कमाने और उन लोगों का शोषण करने के बीच की रेखा कहाँ खींचते हैं जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं? एरियन ने अपनी बात को बिना लाग लपेट के कहा, उनकी हताशा साफ दिखाई दे रही थी। एरियन की तीखी आलोचना से जोशुआ अचंभित हो गया। तो आप कह रहे हैं कि मैं लोगों का शोषण कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि एक महीन रेखा होती है और हमें उसे पार न करने के लिए सावधान रहना होगा। ये व्यवसाय में ईमानदारी की बात है, एरियन ने स्पष्ट किया। आपके पास मंच और प्रभाव है। इसका उपयोग दूसरों के उत्थान के लिए करें, न कि केवल उनके सपनों से लाभ कमाने के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाने की? जोशुआ का स्वर कठोर हो गया, एरियन के इस बेबाक आकलन से साफ तौर पर आहत। मुझे पता है कि ये कैथरीन की वजह से है। तुम ईमानदार नहीं हो, तुम उसे पसंद करते हो। मुझे वह पसंद नहीं है। असल में मेरे जीवन में पहले से ही एक महिला है। मैं ये बात सीईओ से सीईओ के तौर पर कह रहा हूँ। हमारे पद एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन मूल्य अलग अलग हैं। उन रचनाकारों में से एक मत बनो, तुम अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद करोगे और संभवतः उन लोगों को भी नुकसान पहुंचाओगे जो तुम पर भरोसा करते हैं, एरियन ने गंभीरता से कहा, बिना किसी को और ठेस पहुंचाए अपनी बात समझाने की कोशिश करते हुए। ऐसा कहने के बाद एंटोनेट ने उन्हें ढूंढ लिया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? श्रीमती एस्टोलिस, मैं क्षमा चाहता हूँ, हम बस किसी विषय पर बात कर रहे थे, एरियन ने कहा, उसकी निगाहें उसकी ओर घूम गईं। वाह, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैंने किसी को आमंत्रित किया था। कौन? जोशुआ ने पूछा। अलेक्जेंडर टैन, एंटोनीटे ने बताया। अलेक्जेंडर टैन। जोशुआ ने एंटोनाइट के शब्द दोहराए। श्रीमती एस्टोलिस, क्या आप कह रही हैं कि यूनिविडा फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ इस पार्टी में आ रहे हैं? ये सही है, एंटोनीटे ने पुष्टि की। इस बीच एरियन जोशुआ की तरह इस खबर को लेकर उत्साहित नहीं था। आखिरकार अलेक्जेंडर टैन एरियन के पिता हैं, जिनसे वह नफरत करता था क्योंकि उन्होंने उसे और उसकी मां को उनकी मुश्किल घड़ी में छोड़ दिया था, उन्हें कचरे की तरह फेंक दिया था। भला कौन उस आदमी से मिलने के लिए इतना उत्साहित होगा जिसने उसकी जिंदगी में इतना दर्द और मुश्किलें पैदा की थी? एरियन का मूड स्पष्ट रूप से बदल गया। पार्टी में उसकी शुरुआती असहजता अब उसके अलग हुए पिता से होने वाली मुलाकात के कारण और भी बढ़ गई। एरियन के व्यवहार में अचानक आए परिवर्तन को देखकर जोशुआ अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को नहीं रोक सका। आपका क्या मामला है? जोशुआ के सवाल पूछते ही एरियन को वास्तविकता का एहसास हुआ, ऐसा कुछ नहीं जिससे तुम्हें कोई सरोकार हो। उसने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली और समय देखा। हालांकि अभी जाने की जल्दी है, लेकिन अपने पिता के अनचाहे पार्टी में आने की वजह से अब वह पार्टी में और रुकने के मूड में नहीं है। मुझे लगता है कि अब मुझे माफी मांगनी चाहिए, श्रीमती एस्टोलिस।
मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद, एरियन ने कहा, लेकिन इससे पहले कि वह जा पाता एंटोनेट ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। एरियन, रुको, समस्या क्या है? एक सेकंड पहले तुम ठीक लग रहे थे और अब ये। उसने जोर देकर पूछा। उसका अंतर्ज्ञान उसे बता रहा था कि एरियन की अचानक जाने की इच्छा एक साधारण बेचैनी से कहीं अधिक थी। एंटोनाइट की सूझबूझ से अचंभित एरियन झिझका। वह हमेशा से अपनी भावनाओं को छिपाने में माहिर था, एक ऐसा हुनर जो उसने अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी की पेचीदगियों से निपटने के लिए जरूरी तौर पर निखारा था। कुछ नहीं, मिसेज एस्टोलिस, बस एक जरूरी काम याद आ गया, उसने झूठ बोला, उम्मीद करते हुए कि उसका बहाना काफी होगा। लेकिन एंटोनाइट को यकीन नहीं हुआ। एरियन, तुम जानते हो कि तुम मुझसे बात कर सकते हो। इस व्यवसाय में हम बहुत कुछ झेल चुके हैं और मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ एक व्यावसायिक सहयोगी से बढ़कर समझा है। तुम सोच रहे होगे, बेटा, मैं ये कैसे कहूं, उसने जोर देकर कहा। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। एरियन को एंटोनाइट से झूठ बोलने का अपराध बोध हुआ, जिसने उसके प्रति केवल दया और समर्थन दिखाया था। हालांकि एंटोनाइट ही उसके प्रोटोटाइप को ठुकराने वाली पहली व्यक्ति थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा था कि उसका उत्पाद नकली है। मैं आपकी चिंता की सराहना करता हूं, श्रीमती एस्टोलिस, सचमुच। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं संभाल नहीं सकता, एरियन ने किसी तरह कहा। उसकी आवाज पहले से कहीं अधिक स्थिर थी। कृपया शेष शाम का आनंद लें और एक बार फिर निमंत्रण के लिए धन्यवाद। एंटोनाइट ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा, उसकी आंखों में किसी ऐसे संकेत की तलाश में जो उसकी परेशानी का असली रूप बता सके। आखिरकार वह अनिच्छा से ही सही एक तरफ हट गई। ठीक है एरियन, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हें किसी से बात करनी हो तो मेरा दरवाजा हमेशा खुला है, उसने उसे एक गर्मजोशी भरी आश्वस्त मुस्कान देते हुए कहा। धन्यवाद श्रीमती एस्टोलिस, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, एरियन ने जवाब दिया और जाने से पहले एक हल्की सी मुस्कान दी। जैसे जैसे एरियन मेहमानों के झुंड के बीच से गुजर रहा था, उसके दिमाग में यह विचार घूम रहे थे कि बिना ज्यादा ध्यान खींचे कैसे जल्दी से बाहर निकला जाए। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि पार्टी के बीच में उसके पिता से उसका टकराव हो, एक ऐसी स्थिति जिससे वह हर हाल में बचना चाहता था। उसने अपनी गति बढ़ा दी, उसकी निगाहें प्रवेश द्वार पर टिकी थीं, जो इस बढ़ती हुई असुविधाजनक स्थिति से उसके बचने का प्रतीक था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह सुरक्षित निकास द्वार तक पहुंचने ही वाला था, एक आकृति अचानक कोने से मुड़ी और उससे टकरा गई। एरियन अचानक हुए इस झटके से अचंभित होकर पीछे की ओर लड़खड़ा गया। उसे अपने आप को संभालने और उस व्यक्ति की ओर देखने में एक पल लगा जिससे वह टकराया था। जैसे ही एरियन की नजरें सामने खड़े आदमी से मिली, दुनिया मानो थम सी गई। अलेक्जेंडर टैन सचमुच वहीं खड़ा था, उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक थी। एक पल के लिए उनके बीच एक स्पष्ट सन्नाटा छा गया, एक तनाव जो उनके बिगड़ते रिश्ते को बयां कर रहा था। एरियन, अलेक्जेंडर की आवाज ने सन्नाटा तोड़ा, उसके स्वर में अविश्वास और थोड़ी सी खुशी का मिश्रण था। साफ था कि एरियन की तरह उसे भी इस मुलाकात की उतनी उम्मीद नहीं थी। एरियन अभी भी सदमे से उबर रहा था, अपनी आवाज ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके पिता की उपस्थिति, जिसे वह वर्षों से अपनी यादों से मिटाने की कोशिश कर रहा था, उसे झकझोरने की धमकी दे रही थी। मिस्टर टैन, एरियन ने किसी तरह कहा, तथा अपने रक्त संबंधी को स्वीकार करने के बजाय औपचारिकता को चुना। एरियन के संबोधन से अलेक्जेंडर के चेहरे पर दर्द की एक झलक उभर आई। ये साफ था कि उनके बीच की दूरी सिर्फ शारीरिक दूरी से कहीं ज्यादा थी। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ आओगे, अलेक्जेंडर ने एक क्षण बाद कहा। नहीं, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी, एरियन ने रूखेपन से जवाब दिया। उसकी आवाज में उसके अंदर की उथल पुथल का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह बस मुंह मोड़कर चला जाना चाहता था, फिर भी उसके पैर वहीं जड़वत जमे रहे, मानो उससे भिड़ने की मांग कर रहे हों। अलेक्जेंडर ने कहा, मुझे मेरी व्यापारिक साझेदार श्रीमती एस्टोलिस ने अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए आमंत्रित किया है। मैं भी ऐसा ही हूँ, एरियन ने सपाट स्वर में उत्तर दिया, तथा वह दूरी बरकरार रखी जो उसने वर्षों से भावनात्मक और शारीरिक रूप से बना रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे अलेक्जेंडर कुछ और कहने की तलाश में था, वर्षों की चुप्पी और उपेक्षा की खाई को पाटने का रास्ता। एरियन, हमें बात करनी है, उसने अंततः कहा, उसकी आवाज में हताशा का भाव था। हम मेरे कार्यालय में पहले ही मिल चुके हैं मिस्टर टैन, और मैं चाहता था कि यह हमारी आखिरी मुलाकात हो, एरियन ने तीखे शब्दों में कहा, जो साफ तौर पर खारिज करने जैसा था। जिस मुलाकात का उसने जिक्र किया था, वह ठंडी, चिकित्सीय और उस पारिवारिक गर्मजोशी से रहित थी जिसकी उम्मीद की जा सकती है।
इसने एरियन के अलेक्जेंडर से दूरी बनाए रखने के संकल्प को और मजबूत कर दिया था। अलेक्जेंडर का चेहरा उतर गया, अस्वीकृति साफ और अप्रिय थी। एरियन, प्लीज, मैं समझता हूं कि मैंने गलतियां की हैं, लेकिन बातचीत करने के लिए कुछ बचा नहीं है, एरियन ने अपनी अंतिम आवाज में कहा और सुलह की किसी भी और कोशिश को रोक दिया। प्लीज, पार्टी का आनंद लीजिए। तभी एंटोनेट की आवाज ने उनके बीच के तनावपूर्ण क्षण को तोड़ दिया। मैं देख रही हूं कि आप दोनों पहले ही मिल चुके हैं, उसने टिप्पणी की। दोनों पुरुष उसकी ओर मुड़े और मुलाकात की असहजता और भी बढ़ गई। एंटोनेट, जो हमेशा से ही एक चौकस परिचारिका रही है, ने तनाव की गहरी लहरों को भांप लिया, लेकिन उसने स्थिति को शालीनता से संभालने का फैसला किया। श्रीमान टैन, आप जिस व्यक्ति से मिले वह श्रीमान रजवत हैं, सोलाराटेक कॉरपोरेशन के सीईओ, जो एक फोटोवोल्टिक कंपनी है और इस देश और यूरोप में धूम मचा रही है, एंटोनाइट ने परिचय कराया। हम पहले ही मिल चुके हैं, एरियन ने कहा और आगे बोला। लेकिन अब मैं यहाँ और रुकने के मूड में नहीं हूँ। मन नहीं लग रहा, एंटोनेट ने कहा, उसे एक तरफ झुकाते हुए। उसे एरियन के व्यवहार पर शक होने लगा। एरियन को एहसास हुआ कि ये बस यूं ही निकल गया। अब कोई चारा नहीं है, उसे मिसेज एंटोनेट को कुछ बताना ही होगा। क्या हम तीनों कहीं और निजी जगह पर जा सकते हैं? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ।